एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन। अभी जो हमें है, मैं आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ हमारी इस बुक के, क्योंकि कल जब मैंने पूरे के पूरे चैप्टर्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन करवाया था तो मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि दीदी हमारे को ना पहले जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दीजिए। हमने तो चैप्टर पहले से ही पढ़ लिया अच्छे से, बिकॉज सारा कंटेंट तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे था। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि दीदी पहले जल्दी से हमारे को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो जिससे चैप्टर का हो जाए रिविजन। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को तो आपको जरूर प्रिपेयर करना है। कुछ और प्रिपेयर करना है या नहीं करना भाई, इन्हें आपको जरूर, ये जितने क्वेश्चन आज मैं आपको कराने वाली हूँ अभी जो है आपको इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और जो है अगर आपको कुछ कुछ चैप्टर में लग रहा था ना अरे वो चैप्टर पढ़ता है ध्यान नहीं आ रहा है एंड ऑल दैट, तो वो सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि साथ के साथ मैं क्वेश्चन समझाती रहूंगी। चैप्टर के हर एक कोने से क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहा है, तो भाई आप समझो कि पूरा का पूरा चैप्टर का ही आपका समझ में आ जाएगा आपको चैप्टर, अगर आपने ये गिवन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट मैं कर रही हूँ अभी आखिरी चैप्टर से, क्योंकि अभी कल हम लोगों ने हमारी क्लास में इंडो बाइपोलैरिटी, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, कंटेम्परेरी साउथ एशिया, यूनाइटेड नेशन, तो इतना डिटेल में पढ़ा है, पूरा एक एक डिटेल में मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था। फिर काफी स्टूडेंट ने कहा कि दीदी पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा दीजिए, हम चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो अभी जो है हम ग्लोबलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि हम लास्ट टू फर्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। समझ गए ना, आपके जितने भी चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन आखिरी चैप्टर है ना, तो अभी आखिरी चैप्टर से पहले चैप्टर पे हम जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते। तो सारे मेरे भाई बहन जल्दी से लाइव चैट में लगा दे अपनी अटेंडेंस, और कोई डरने की जरूरत नहीं है। अरे बिल्कुल पैनिक मत करना है, एक दिन है, मैप भी करने, कार्टून भी करने, बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अच्छे तरीके से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। जस्ट अटेंड दिस क्लास और फिर आगे भी हम लोग रिवीजन करते रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम हमारे ग्लोबलाइजेशन चैप्टर का पहला क्वेश्चन। अब मैं आपको ये भी बता रही हूँ, अगर आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे एमसीक्यू भी यहीं से प्रिपेयर हो जाएंगे आपके, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी। तो चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ग्लोबलाइजेशन, हाउ हैज टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूटेड इन प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन। तो जैसे कि आपको पता है इस ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या होते हैं, तरह तरह के फ्लोज होते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे चीजों को मूव करने को क्या कह रहे हैं हम, फ्लो कह रहे हैं। अब जो ये ग्लोबलाइजेशन होता है इसमें किस चीजों के फ्लो होते हैं, सबसे पहले होता है इसमें फ्लो ऑफ आइडियाज, फ्लो ऑफ कैपिटल, पैसों के फ्लो को, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जिसको हम कहते हैं ना, जो आज के ज़माने में इतना होता है, फ्लो ऑफ कमोडिटीज़ यानी कि जो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ट्रेडिंग जो होती है, एंड फ्लो ऑफ पीपल। अब आप सोचो फ्लो ऑफ पीपल कहाँ से होता है। हाँ गाइस, ग्लोबलाइजेशन में फ्लो ऑफ पीपल भी होता है, जैसे कि कुछ लोग देखा है आपने माइग्रेट करके दूसरी कंट्री में जाते हैं फॉर बिजनेस पर्पसेस, फॉर स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, तो ये सब ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में आता है। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, इसमें तरह तरह के फ्लोज आते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, यही लिखना आपको एग्जाम में। देखो ग्लोबलाइजेशन होने के बाद ना, मतलब पूरा वर्ल्ड ना छोटा हो गया है। आप समझो कि हर कंट्री एक दूसरे से किसी न किसी रूप में कनेक्टेड है। कहाँ इतनी दूर दूर देश हैं, इतने दूर दूर देश, बट कहीं ना कहीं हम उनसे कनेक्ट होंगे। क्या पता हम उनके साथ ट्रेड कर रहे हो, क्या पता हम उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, क्या पता वहाँ पे हमारा कोई इंडियन भाई या बहन पढ़ने गए हो, क्या पता वो वहाँ पे सेटल्ड हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज ग्लोबलाइजेशन, की ग्लोबलाइजेशन होने के बाद वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ गई है। तो सोचो पूरा ये क्वेश्चंस में आपको पूरा मैं चैप्टर रिवाइज करा दूंगी, ये सुन लो ध्यान से, आपकी पूरी परफॉर्मेंस जो है प्रिपेयर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बहुत सारी चीज़ों की वजह से। ऐसे नहीं आज के ज़माने में ग्लोबलाइजेशन हुआ है भाई, बहुत सालों से ग्लोबलाइजेशन हुआ है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे और जब ये उस ज़माने में भी तो ग्लोबलाइजेशन नहीं था, पहले ज़माने में भी तो टेक्नोलॉजी बिल्ड हुई थी, शिप बने, तब उस शिप के थ्रू अलग अलग कंट्रीज़ में गई ये ब्रिटिशर्स, और सबने जो है बड़े बड़े ट्रैवलर्स ने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग देशों को खोजा। तो ये ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत तो बहुत पहले से ही हो गई थी। जब टेलीफोन आया, टेलीग्राफ आया, तो ग्लोबलाइजेशन के ये कॉजेज़ है भाई, टेलीफोन से कम्युनिकेशन बढ़ी, ये ग्लोबलाइजेशन का कॉज है। आज के समय पर ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा हाई स्पीड पे इसलिए हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी के लेवल तो आप देख ही चुके हो, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, इसलिए आज के समय पर ग्लोबलाइजेशन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। द होल वर्ल्ड हैज बिकम लाइक अ विलेज इन विच एवरीबडी नोज व्हाट्स हैपनिंग। एक पूरा का पूरी दुनिया के बन गए विलेज। अब तुम्हें पता है भाई, अभी इतनी हम लोग खबरें देख रहे हैं कि अरे उस कंट्री में अर्थक्वेक आया है, अरे उस वाली कंट्री में हुआ है, तो बहुत सारी चीजें हमें अपने घर बैठे जानने को मिल जाती है। तो ये सब कुछ ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। ग्लोबलाइजेशन में फ्लो ऑफ कैपिटल होता है यानी कि पैसों का फ्लो, फ्लो ऑफ कमोडिटी यानी कि ट्रेड होता है, इसमें फ्लो ऑफ आइडियाज यानी कि कोई भी बातचीत है इधर से उधर पहुंच जाएगी। नहीं हम इंडिया में रह रहे तो हमें बाहर के देश की खबरें
नहीं पता होगी, हमें पता होंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्लो ऑफ पीपल, बट फ्लो ऑफ पीपल सबसे कम होता है। माइग्रेशन, क्योंकि आपको पता है कंट्रीज अपने बॉर्डर्स को गार्ड करके रखती हैं वीज़ा लगा के, समझ गए। तो ये हो गया आपका, ये समझो कि मैंने पूरा का पूरा चैप्टर ही आपको समझा दिया एक तरीके से स्टार्टिंग का। अब ग्लोबलाइजेशन के हम अलग अलग क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट्स पढ़ेंगे। तो पहला है इवैल्यूएट द कल्चरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। भाई ये क्वेश्चन ना आएंगे ही आएंगे, लिख के रख लो, या तो कल्चरल कॉन्सिक्वेंस को आएगा, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक, आता ही आता है, चाहे एमसीक्यू में आ जाएगा चाहे शॉर्ट में लॉन्ग में, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। कल्चरल कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं ग्लोबलाइजेशन के, तो देखो ऐसा कहा जाता है कि जब से ग्लोबलाइजेशन हो गया है तो उससे दो कॉन्सेप्ट निकल के आए हैं, एक कल्चरल होमोजेनाइजेशन और एक कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन मतलब होमोफोन्स पढ़ते थे ना हम बचपन में, सेम सेम से जो वर्ड्स होते हैं होमोफोन्स, तो वैसे ही कल्चर ना जब से ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है कल्चर होमोजेनाइज हो गया, यानी कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ ना, सबके ऊपर आपको दिख जाएगी कि भाई वेस्टर्न कल्चर की डोमिनेंस हो चुकी है। यानी कि जहाँ जाओगे ना आपको ऐसा दिख जाएगा। वेस्टर्न कल्चर की डोमिनेंस मतलब कि भाई देखो, आप मैकडॉनलाइजेशन आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है। आज के ज़माने में आपकी कंट्री के दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओगे ना, आपको कहीं ना कहीं एक मैकडॉनल्ड ज़रूर दिख जाएगा, डोमिनोज दिख जाएगा आपको। तो ये चीज़ है कि काफ़ी सारे कल्चर्स ऐसे हो चुके हैं आज के समय पे जिन्होंने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है। लोगों ने अपने ड्रेस सबको पहनना इतना जो है छोड़ दिया है, एंड दे आर वेयरिंग ब्लू जीन्स। ब्लू जीन्स बहुत फेमस हो चुकी है, लोग अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस की जगह ब्लू जीन्स पहन रहे हैं। तो ये क्या है, वेस्टर्न चीज़ें हमारे ऊपर इम्पैक्ट लेकर आई हैं और हम लोगों का कल्चर क्या हो गया, होमोजेनाइज हो गया है। तो भैया कल्चरल कॉन्सिक्वेंस में क्या आता है, राइज ऑफ कल्चरल होमोजेनाइजेशन। तो कल्चरल कॉन्सिक्वेंस में दोनों होते हैं, एक कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चर होमोजेनाइज हो गया है, सब जगह जाओ सब सेम हो गया, लोग अपने कल्चर को तो फॉलो करते नहीं, वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते रहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ का कहना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सिर्फ ये नहीं है, ये जो हो गया ग्लोबलाइजेशन, इसकी वजह से कल्चर हेट्रोजेनाइज भी हो गया। हेट्रोजेनाइज मतलब डाइवर्स हो गया है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है हमने उन लोगों की कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया। इसमें ये आता है, लोग कहते हैं कि नहीं, हमने तो इनफैक्ट जो है हमारे पास चॉइसेस बढ़ गई हैं कि अगर हमारे पास ब्लू जीन्स है तो साथ के साथ हम उसको अपने कुर्ता के साथ स्टाइल कर सकते हैं। अगर हमें मैकडॉनल्ड का बर्गर खाना पसंद है तो ऐसा तो नहीं है कि हमें राजमा चावल मसाला डोसा खाना पसंद है, नहीं। तो कुछ लोग मानते हैं ग्लोबलाइजेशन से कल्चर होमोजेनाइज हुआ, यानी कि सेम सेम हो गया है, वेस्टर्न चीज़ों को हम फॉलो करो। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन के बाद तो कल्चर हेट्रोजेनाइज हो गया है, यानी कि हमारे पास चॉइसेस बहुत बढ़ गई हैं। अब ब्लू जीन्स के साथ साथ हम बहुत सारे कपड़ों को स्टाइल कर सकते हैं, या कोई भी एग्जांपल आप खुद से लिखना चाहो तो जो है आप दोनों चीज़ें आपको लिखनी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज अभी आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगी लॉन्ग में। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज से क्या हुआ है कि भैया बहुत ईजिली जो है ट्रेड होना आसान हो गया है। आज के समय पे ट्रेडिंग होना कंट्रीज़ के बीच में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और अच्छा हो गया है, ठीक है। अभी बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होने लग गई हैं, FDIs यानी कि MNCs, आप कई कंट्रीज़ में जाओगे MNCs आपको दिख जाएंगी, वो सब ग्लोबलाइजेशन के इसकी वजह से होता है। अब कल्चरल कॉन्सिक्वेंस मैंने आपको बता ही दिया है, ये पूरा एक क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको बताने हैं कि क्या होता है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के 3 इफेक्ट होते हैं, एक इकोनॉमिक, एक कल्चरल और एक पॉलिटिकल, ठीक है। अब चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ फार इज इट करेक्ट टू से दैट पावर्स ऑफ द स्टेट हैव एक्चुअली इंक्रीज ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल इफेक्ट का जो है बता रखा है आपको, ग्लोबलाइजेशन का एक कंट्री की पॉलिटिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो अभी इसमें से इन्होंने ये पूछा है कि हाउ फार इट इज करेक्ट टू से दैट पावर ऑफ स्टेट मतलब एक कंट्री की गवर्नमेंट की जो पावर है वो इंक्रीज हो चुकी है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो टू सम एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो चुकी है, बिकॉज जो है इससे इकोनॉमी डेवलप हुई है, स्टेट को बूस्ट मिला है। यानी कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट्स जितनी भी कंट्रीज़ है वो धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। भाई डेवलप होंगी, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, तो इस वजह से जो है कंट्री का भला ही होगा। तो आप यहाँ से ये पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन बताओ। तो डीमेरिट्स भी होते हैं ग्लोबलाइजेशन के, जैसा कि आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। एक्सपेंसिव सीड्स परचेज फ्रॉम MNCs कंपेल फार्मर टू कमिट सुसाइड। कि भाई एक एग्जाम्पल दे रखा है कि कई बार ऐसा हुआ कि एक कंट्री में ऐसा देखा गया कि फार्मर्स ने बहुत एक्सपेंसिव सीड्स MNC से खरीदे, उन्हें लगा फसल अच्छी होगी और फसल अच्छी नहीं हुई, वो इनफैक्ट खराब हो गई और फार्मर इतने लोन पे गए दैट दे कमिटेड सुसाइड। ठीक है, तो एक ये कुछ नेगेटिव आपको एस्पेक्ट्स बताने हैं ग्लोबलाइजेशन के। Slowly and gradually, MNCs started buying Indian companies, resulted in instability in market. दूसरा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस में आप क्या लिख सकते हो कि MNCs आती है हर कंट्री में, अब कुछ MNCs क्या करती है बाद में लोकल कंपनीज को खरीदने लगती है, उससे इंस्टेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो कुछ अच्छे इंपैक्ट भी ग्लोबलाइजेशन के, कुछ बुरे भी है डेफिनेटली। अगला क्वेश्चन, डू यू अग्री विद द आर्ग्यूमेंट दैट ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू कल्चरल हेटेरोजेनेसिटी। तो आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हो। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था ना कि भैया क्या हो रहा है कि अच्छे से ट्रेड इंक्रीज हो चुका है, जो रिस्ट्रिक्शंस लगते थे ट्रेड पे वो बहुत कम हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हो इकोनॉमिक इफेक्ट, इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, आई एम वेटिंग सो दैट आप इसको रीड कर लो, ठीक है। इसका ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सप्लेन द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये कोई भी दो और लिख सकते हो, आपकी बुक में 6 गिवन थे, कोई भी आप लिख सकते हो, मैंने तो यहाँ 2-3 मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 4 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो वही है, आपको सेम कोई से भी आप लिख सकते हो, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, इकोनॉमिक पॉलिटिकल दोनों मिक्स करके लिख देना है इसमें। दोबारा एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, एक्सप्लेन 4 कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो एग्जाम में देखो ग्लोबलाइजेशन की यही क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होते रहते हैं, कभी कल्चर पे पूछा जाएगा, कभी इकोनॉमिक पे, कभी पॉलिटिकल पे। तो इसको आप रीड कर लो दैट क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हम पढ़ चुके, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, या तो कल्चरल होमोजेनाइज हो जाएगा या फिर हेट्रोजेनाइज, जिसका आपको एग्जांपल लिखना हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अभी एक जो है इसमें मैंने ऐड यहाँ पे नहीं हो रखा है, वो है पॉलिटिकल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पॉलिटिकल इफेक्ट ग्लोबलाइजेशन का क्या होता है, उसमें जो है स्टेट की कैपेसिटी पे क्वेश्चन बता रखा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ लोग कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने अच्छे से काम करना बंद कर दिया है। अब वो जो है वेलफेयर वाला जो सिस्टम होता था कि भाई गरीबों की मदद करना, कंट्री को डेवलप करना, वो उस पर इतना ध्यान नहीं दे रही है, सब कुछ प्रॉफिट बेसिस पे चल लगा है। कुछ लोगों कहते हैं, जो मैंने कहा कि स्टेट की कैपेसिटी, गवर्नमेंट की कैपेसिटी अच्छी हो गई है, तो पॉलिटिकल वाला भी पढ़ लेना, ठीक है। जहाँ पे हमने ग्लोबलाइजेशन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड लास्ट चैप्टर जो है हमारा, जो कौन सा है हमारा, ये इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के मोस्ट आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम पढ़ते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन क्रिएट है हमारे पास इसके। तो चलिए अभी हमारा चैप्टर आ रहा है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो मैंने अभी इसका न्यू वन शॉट नहीं बनाया था, बिकॉज यू टोल्ड मी दैट दीदी पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। अभी 1 महीने पहले ही मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था, डिजिटल बोर्ड पर ही है, तो आप जाके पढ़ सकते हो किसी को अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। वैसे ये सारे क्वेश्चन आप जरूर प्रिपेयर कर लो, आपको बहुत आसानी हो जाएगी इससे। तो व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द 1992 अर्थ समिट। तो अर्थ समिट पे बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर में। अर्थ समिट कहाँ हुई थी ये भी याद रखना, मैप में पढ़ लेंगे। चलो वो द 1992 अर्थ समिट हैज ब्रॉट इन्वायरमेंटल इश्यूज टू द सेंटर स्टेज ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। भाई ग्लोबल वर्ल्ड में भैया कि पता चले लोगों को कि भाई एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ ये नहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हो, ये काम करा था अर्थ समिट ने। दोबारा अब ये थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में पढ़े हैं, व्हाट वाज अर्थ समिट, हाउ फार डिड द समिट प्रूव टू बी यूजफुल। तो अर्थ समिट क्या है, इंक्रीज हो जाना फोकस एनवायरमेंटल इश्यूज पे ग्लोबल पॉलिटिक्स में, अर्थ समिट उसे कहा जाता है। ये कहाँ पे हुई थी भैया, ध्यान से इस बात को मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के भेजो, जल्दी से जो है आप लाइव चैट में लिखो कि ये अर्थ समिट कहाँ हुई थी, चाहे ऊपर से यहाँ से देख के लिखो आप कि भाई ये लर्न करना बहुत जरूरी है। कई बार ये 1 मार्कर में सीधा होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कब हुई थी, ये हुई थी रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जून 1992। इट वाज कॉल्ड द अर्थ समिट, ठीक है। दिस समिट प्रोड्यूस कन्वेंशन डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करे थे कंट्रीज ने कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हमें एनवायरमेंट को बचाना है, तो उसके लिए इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए थे। उनमें से एक बहुत फेमस चीज क्या है, एजेंडा 21 साइन हुआ था इस वाली अर्थ समिट में, ठीक है। नाउ व्हाट इज एजेंडा 21, ये तुम्हें खुद से एक बार जरा चेक करके मुझे बताना, ठीक है। Why does mineral industry invite criticism and resistance in various parts of the globe? क्यों मिनरल इंडस्ट्री जो होती है ना, वहाँ उनको बहुत लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि हटाओ इन्हें यहाँ से, हमारे यहाँ से। इसलिए करते हैं क्योंकि मिनरल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ होते हैं, मिनरल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है, और जब भी कहीं भी मिनरल इंडस्ट्री लगती है तो आसपास के लोगों को वहाँ से हटा के वहाँ माइनिंग होती है, तो बहुत ना मतलब कि आसपास के पूरे सोसाइटी में धूल हो जाएगी, कि पॉल्यूशन होगा, लोगों को हटना पड़ेगा। इस वजह से मिनरल इंडस्ट्री की जब भी कहीं लगती है तो बहुत प्रोटेस्ट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन्स? तो कॉमन्स या ग्लोबल कॉमन्स, कुछ भी आप कह सकते हो, ये वो रिसोर्सेज होती है जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की नहीं होती है, और ये होती है सभी की। वैसे अभी अच्छा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़ो, देखो मैंने खुद ध्यान से नहीं देखा, इसमें से वैसे पूछा गया व्हाट आर कॉमन्स, कॉमन क्या होते हैं। तो देखो कॉमन तो वो होता है, कॉमन वो चीज़ है जिसपे किसी का भी हक नहीं है, वो एक कम्युनिटी की है। जैसे आपका कम्युनिटी का पार्क हो सकता है, रिवर हो सकती है, कम्युनिटी सेंटर हो सकता है, कॉमन रूम है, जैसे कोई पब्लिक लाइब्रेरी है, तो वो कॉमन्स होते हैं कि कोई किसी का नहीं है, वो सभी के हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ क्वेश्चन में आ जाए व्हाट आर ग्लोबल कॉमन, तो भाई हमारे पूरे वर्ल्ड में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ग्लोबल कॉमन कहते हैं, उस पर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का हक नहीं है। जैसे का अर्थ का एटमॉस्फेयर, क्या भैया अमेरिका आके कह देगा कि मैं तो सुपर पावर हूँ, पूरा एटमॉस्फेयर मेरा है, तो ऐसे उसकी बात मानी नहीं जाएगी, या कोई और कह देगा नहीं, ये ग्लोबल कॉमन्स है, जो चाहे
कोई भी कंट्री चाहे स्पेस पे जाके अपना कोई मिशन लॉन्च कर सकती है, एटमॉस्फेयर सभी का सब अपने हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी एक कंट्री के हैं ये। तो ग्लोबल कॉमन्स इंक्लूड अर्थ एटमॉस्फेयर, अंटार्कटिका भी ग्लोबल कॉमन है, ओशन फ्लोर जो है पर्टिकुलर नॉटिकल माइल्स के बाद जो है, और आउटर स्पेस जो है ग्लोबल कॉमन है। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएंगे आपको एमसीक्यू फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें टारगेट सेट करे गए थे इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के लिए कि भाई ग्रीन हाउस एमिशन जो है ना थोड़ा उसको रिड्यूस करो। द प्रोटोकॉल वाज अग्रीड इन 1997 इन क्योटो, जापान, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ क्या है ये, यूएनएफसीसी है। ठीक है, तो अभी आपको याद रखना है कि इंडिया और चाइना ने इससे हम लोगों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था क्योटो प्रोटोकॉल से, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज है, हम तो भाई अभी ग्रीन हाउस एमिशन हमारा तो होगा ही, तो इस वजह से अभी हमें तो एग्जेम्प्ट कर दिया गया था इससे। बट जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है जो इतना पॉल्यूशन क्रिएट कर चुके हैं और वो डेवलप्ड हो चुके हैं, उन सभी ने इसको साइन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, वाई इंडिया, चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। तो मैंने आपको ये बात अभी बता दी है कि भाई हमारा जो कार्बन एमिशंस है वो अभी हमारे को इतना ज़्यादा नहीं है जितना डेवलप्ड कंट्रीज कर चुकी है ऑलरेडी, और ये हमारी डेवलपिंग स्टेज है। अभी हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो कार्बन एमिशन तो डेफिनेटली होगा। तो इसलिए अगर हम तो ये क्या है, ये बात है कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है इन्वायरमेंट को बचाने की, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी डेवलप्ड कंट्रीज़ की, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा उनकी वजह से हुआ है और ये हमारी ग्रोइंग स्टेज है, तो इसलिए हमारे को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया, चाइना और बहुत से डेवलप कंट्री को एग्जेम्प्ट इसलिए कर दिया गया था क्योंकि ये जो गैसेज हैं ये ज़्यादा डेवलप कंट्री जो है अभी उनका जिम्मा है, वो संभालेंगी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करके लर्न कर सकते हो ईजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज मेन बाय द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। तो पहले आप कॉमन्स समझाओगे क्या होते हैं और इनको प्रोटेक्शन करना। ठीक है, तो भाई ग्लोबल कॉमन्स वो रिसोर्सेज है जिसको कोई भी ओन नहीं करता, इनफैक्ट कम्युनिटी, जैसे कि ग्लोबल कॉमन्स में हमारे यहाँ पे आता है बहुत सारे, मैंने आपको बताया ना अंटार्कटिका वगैरह। अब ग्लोबल कॉमन्स को ये भी कहते हैं, ये देखो ये 1 मार्कर में आ जाएगा, रे कम्युनिस ह्यूमैनिटेटिस। एग्जाम में आ गया तुम कंफ्यूज हो जाओगे, रे कम्युनिस क्या आ गया, तो ग्लोबल कॉमन्स को ही ये कहा जाता है। ठीक है, अब ये ग्लोबल कॉमन्स भी बहुत ज़्यादा खतरे में आ चुके हैं, जैसे कि अर्थ का एटमॉस्फेयर मैंने कहा है ग्लोबल कॉमन है, और आप देख रहे हो कि कितना पॉल्यूशन हो रहा है, तो भाई ग्लोबल कॉमन भी खतरे में है। अब ऐसे वाला प्रॉब्लम अगर आएगा कि भाई पूरी पूरी दुनिया को जो है इसके लिए एफिशिएंटली जो है वर्क करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल द डिस्कवरी ऑफ ओजोन होल इन द अंटार्कटिका इन द मिड ऑफ 1980s। अंटार्कटिका मतलब कि ओजोन होल एटमॉस्फेयर में अंटार्कटिका के ऊपर जो हैगा, उसने रिवील करा था दैट आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, इसलिए काफ़ी सारी ट्रीटीज साइन करी गई थी सब चीज़ों को बचाने के लिए, रोकने के लिए। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक्सप्लेन एनी 4 एनवायरमेंटल कंसर्न दैट हैव बिकम इशू ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। आपको बताना है कुछ ऐसी बातें बताओ जो पूरी दुनिया को मिलकर उस पर जो है हल निकालना पड़ेगा। तो कल्टिवेबल एरिया जो है, खेती करने का जो एरिया है, जो फर्टाइल एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है, फिशरीज जो है ओवरग्रेज हो रही है, वाटर बॉडीज डिप्लीशन हो रहा है क्योंकि जो है वाटर हम लोग बहुत पोल्यूट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, रैपिड डिक्लाइन इन द ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है, इससे इकोसिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा। कोई भी आप मेजर कंसर्न्स मेंशन कर सकते हैं, तो आप खुद से बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, तो विद दिस अगला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ इंडिजिनस पीपल। तो इंडिजिनस पीपल का पूरा जो हमने पढ़ा था ना वही आ रहा है। तो लॉस ऑफ लैंड, इंडिजिनस पीपल वो लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़मानों से रह रहे होते हैं, मतलब कि बहुत सालों से वो अपने उन्हीं प्रैक्टिसेस तौर तरीक़ों से रह रहे होते हैं। आसपास का सिनेरियो बदल चुका होगा बट वो वहीं रहते हैं मेनली फॉरेस्ट में। अब उनसे क्या है, उनसे उनका लैंड छिनता रहता है बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन विच ऑल्सो मीन्स लॉस ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्स बेस। अब उनका तो लैंड ही है, जैसे फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट ही उन्हें सब कुछ प्रोवाइड करता है, तो इस वजह से आप सोच सकते हो कि इंडिजिनस पीपल को बहुत थ्रेट है। व्हाट डू यू मीन बाय मरीन एंड कोस्टल डिग्रेडेशन, रीड कर लो आप इसको। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब हम, लिस्ट एनी 4 एरियाज और रीजन विच कम अंडर ग्लोबल कॉमन्स। तो आप ग्लोबल कॉमन्स सारे मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तो हमें पता ही है कि हमें डेवलपमेंट ऐसे करना चाहिए कि ना ही हम जो है फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करें, यानी कि ऐसा ना हो सारा पेट्रोल हम ही एंड कर दे और बेचारे हमारे जो आगे की जनरेशन है वो क्या करेगी, सारा पॉल्यूट कर दे हम वाटर, और उन्हें पॉल्यूटेड वाटर पीना पड़े। और साथ ही के साथ अपने एनवायरनमेंट को बचा के डेवलपमेंट करनी चाहिए, यानी कि डेवलपमेंट करो, ऑब्वियसली पैसा
सा इकोनॉमी बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, बट डेवलपमेंट करते समय ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट को आप भूल ही जाओ, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विद द हेल्प ऑफ एनी फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन इंडिया स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इशू। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडिया साइंड, भैया हम लोग इंडियंस ये कहते हैं दैट कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना चाहिए। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वही है जो मैंने आपको कहा ना कि जो ज़्यादातर पॉल्यूशन है वो यूएसए और बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ ने करा है, तो ज़्यादा जिम्मेवारी उनकी है कि वो जो है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ऑब्वियसली कुछ नेसेसरी स्टेप्स ले। हम भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने ये कह दिया कि हम तो पोल्यूट करेंगे इन्वायरमेंट को, नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज ले रही है। इंडिया ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स निकाली है, बहुत सारे हम लोगों ने ऐसे प्रोग्राम्स करे हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस हमारी है पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। बट ये है कि भाई ज़्यादा अभी कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक ज़्यादा अभी डेवलप कंट्रीज़ करेंगी, क्योंकि हमें अभी अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे यही गिवन है कि भैया अगर हम अपना पर कैपिटा कार्बन एमिशन भी देखेंगे ना, तो जितना भी आगे आने वाले सालों में भी हमारा होगा ना, वो उनका कुछ नहीं है जितना वो ऑलरेडी पॉल्यूट कर चुके हैं। ठीक है, अभी इंडिया ने बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स भी लॉन्च करे हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, जैसे नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, हमारे यहाँ कितना ज़्यादा क्लीनर फ्यूल यूज़ होता है, देखा है ना आपने। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट मेंशन कर देना, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट हम लोग लॉन्च करते रहते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पे जो है हमने काफ़ी कोशिश करी एनवायरनमेंट को बचाने की। इन अक्टूबर 2016 में भी इंडिया रैटिफाइड द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट वेयर इंडिया प्लान्स टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस इंटेंसिटी बाय मेकिंग सिग्निफिकेंट शिफ्ट टू एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जैसे विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, इनसे हमने अपने यहाँ पे एनर्जी जनरेट करने का प्रॉमिस किया है इस यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में। ठीक है, तो ये सिंपल आप कोई भी मेंशन कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए, मैं इसको ज़रा जूम आउट कर देती हूँ सो दैट यू कैन रीड इट। वो ही चीज़ मैंने आपको समझा दी है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अभी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी लेंगे इन्वायरमेंट को बचाने की, बट डिफरेंटली लेंगे बिकॉज जो डेवलप्ड कंट्री है वो भी उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यू कैन रीड दिस पूरा का पूरा आंसर। ओके गाइस, तो विद दिस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अभी चलते हैं हम अपने चैप्टर पे, सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, तो हमारी ये दोनों चैप्टर सेकेंड टू जो लास्ट वाले हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आएगा, ये वाला हमारा सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। ओके गाइस, अब अगला चैप्टर पढ़ते हैं जो है हमारा सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। याद है ना इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमने? इस चैप्टर में हम सिक्योरिटी पढ़ेंगे। सिक्योरिटी मतलब क्या होती है? रक्षा। ठीक है, अब रक्षा तो भैया मतलब क्या हुआ कि क्या होता है सिक्योरिटी? तो बेसिकली सिक्योरिटी मतलब होता है, अब आप तो हर चीज़ को कह सकते हो, आपको अपने घर को भी सिक्योर करने की जरूरत है, अपने पैसों को भी सिक्योर करने की जरूरत है, अपनी स्कूटी को भी सिक्योर करने की जरूरत है, हर चीज़ को जो है सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। बट क्या पॉलिटिकल साइंस में हम हर चीज़ की सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे? नहीं, पॉलिटिकल साइंस में हम सिर्फ उन चीज़ों की सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं जो कोर वैल्यूज़ को एंडेंजर कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम एक कंट्री की सिक्योरिटी के बारे में देखते हैं सिंपल, दूसरा हम ह्यूमन बींग्स की भी सिक्योरिटी के बारे में देखते हैं। ऐसा नहीं है हम अपनी सिक्योरिटी के बारे में देखते हैं, डेफिनेटली देखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया बदल रही है ना, कुछ ग्लोबल कॉमन थ्रेट्स आ चुके हैं जिनसे लड़ना हम सभी को मिलकर पड़ेगा। जैसे कि ऐसी डिजीज, जैसे अभी आपने देखा कोरोना वायरस पैंडेमिक, सब पूरी की पूरी कंट्रीज और पूरा का पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व है इस चीज़ के अंदर, इससे लड़ने में। जैसे कि आप कह सकते हो वो टेररिज्म जो है, ये कुछ ग्लोबल थ्रेट्स है जिससे हर एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को जो है नुकसान पहुंच सकता है। तो आज हम इस पॉलिटिकल साइंस में सिक्योरिटी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सिक्योरिटी जो है यहाँ पे हम कंट्री की सिक्योरिटी भी पढ़ेंगे और इंसान की सिक्योरिटी भी, जो बाहर तरफ से हमें थ्रेट आते हैं उससे। ठीक है, तो समझ जाओ जो है सिक्योरिटी की डेफिनेशन बनानी अब आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। तो सिक्योरिटी मतलब क्या है? सिक्योरिटी मेनली रेफर्स टू फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। अब सिक्योरिटी तो भैया किसी की भी चीज़ की कर सकते हो आप, बट यहाँ किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी की बात नहीं करें, यहाँ हम अपनी कंट्री की और एक इंसान अपनी जो है हमारी जो पूरी की पूरी एक ह्यूमन सिक्योरिटी की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग एंड लाइफ ऑफ अ कंट्री इज फुल ऑफ थ्रेट्स। ह्यूमन बींग, कंट्री, एवरीथिंग इज फुल ऑफ थ्रेट। बट अभी हम अपने जो है पॉलिटिकल साइंस में सिक्योरिटी उसी चीज़ को मानते हैं विच इज़ रिलेटेड टू एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट दैट वुड एंडेंजर आर कोर वैल्यूज बियॉन्ड रिपेयर। यानी कि हम सिक्योरिटी में भी उन्हीं चीज़ों को मारेंगे कि अगर हमने उन चीज़ों को सिक्योर करके नहीं रखा तो हमारी कोर वैल्यूज बहुत ज़्यादा एंडेंजर हो जाएंगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाय ट्रेडिशनल नोशन ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी? डिस्क्राइब एनी टू कंपोनेंट्स। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मींस ग्रेटेस्ट डेंजर टू अ कंट्री इज फ्रॉम मिलिट्री थ्रेट। ट्रेडिशनल नोशन में क्या था? मिलिट्री थ्रेट से सबसे बड़ा डेंजर है। ठीक है, द वेरी ओरिजिन ऑफ दिस इनसिक्योरिटी इज फ्रॉम अदर नेशन, कि भैया कोई अगला नेशन आप पे अटैक कर दिया के बाय थ्रेटनिंग मिलिट्री एक्शन
एक्शन। और जब भी ट्रेडिशनल नोशन की बात होती है एक्सटर्नल, तो उसमें कौन सी कोर वैल्यूज एंडेंजर होती है? सोवरेनिटी, यानी कि कंट्री की सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब अपने आप को चलाने का हक, यानी कि जब हमारे पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो इंडिया वॉज नॉट सोवरेन कंट्री, वो हमारी गवर्नमेंट चला रहे थे। तो सबसे पहली चीज़ जो एक कंट्री को गार्ड करने की जरूरत है अपनी सोवरेनिटी, ठीक है। नेक्स्ट इंडिपेंडेंस, एंड थर्ड इज टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, की कोई हमारी टेरिटरी जो है, जो हमारी बाउंड्री है, उसको आके जो है हमें उनको भी गार्ड करने की जरूरत है, उनके वो सिक्योर करने की जरूरत है। तो मिलिट्री एक्शंस ऑल्सो एंडेंजर्स द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई बाहर की कंट्री मिलिट्री आके जो है अगर थ्रेट है तो उसका थ्रेट सिर्फ कंट्री के बॉर्डर्स को ही होगा, नहीं, कभी कभी ऑर्डिनरी सिटीजन यानी कि जो आम जनता है उनको भी जो है अटैक हो जाता है। तो इसलिए ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में कौन कौन सी कोर वैल्यूज होती है? सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड ऑर्डिनरी सिटीजन्स। 2 कॉम्पोनेंट पढ़ने हमने, वैसे टोटल में 4 होते हैं। पहला हमें बता रखा है डेटरेंस, इट इज कंसर्न विद द प्रिवेंशन ऑफ वॉर। अब भैया अपने आप को ये कहीं कोई तुम्हारे ऊपर बाहर का कोई देश आगे हमला ना करे तो तुम्हें 2 चीज़ कर सकते हो आप ट्रेडिशनल नोशन के मुताबिक यहाँ पे। तो डेटरेंस, डेटरेंस मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ वॉर, यानी कि आप खुद को जो है अपना जो है अपनी जो पूरी की पूरी मिलिट्री है, अपनी टेक्नोलॉजी है, उसको इतना एडवांस रखो कि भाई सामने वाला आपके ऊपर हमला करने से भी डरे, उसको समझ में आ जाए दैट अगर वो आप पे हमला करेगा तो वो शायद हार सकता है। तो इस वजह से इस रिलेशन को कहा जाता है डेटरेंस। इट इज कंसर्न विद द प्रिवेंशन ऑफ वॉर, इट इज अ स्ट्रैटेजी इंटेंडेड टू डिसऑर्ड एंड एडवर्सरी फ्रॉम टेकन एन एक्शन विच इज नॉट येट स्टार्टेड, ठीक है। यानी कि भाई आप लोग डेटरेंस में ले आओ सामने वाले को कि भाई सामने वाली कंट्री आप पे हमला करने से डरेगी बिकॉज यू आर टू मच पावरफुल, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर, अब बैलेंस ऑफ पावर भी एक कंट्री कर सकती है सिक्योरिटी करने के लिए अपनी पूरी की पूरी कंट्री की। तो यहाँ पे ये होता है बैलेंस ऑफ पावर में। कई बार ऐसा हो जाता है कंट्रीज अपने आसपास में कुछ ऐसी कंट्री देख सकती है जो अभी उनके नेबर हैं, आज अभी कोई डिस्प्यूट नहीं है, कल कोई डिस्प्यूट हो सकता है, तो उसमें बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करके रखे, यानी कि अपनी जो मिलिट्री है, अपनी जो टेक्नोलॉजी है, उसको बिल्कुल ना ऐसे बैलेंस करके चले। ऐसा ना हो कि भाई पड़ोसी देश जो आसपास थे उससे आप थोड़े कम रह जाओ, नहीं, आपकी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए सो दैट सामने वाला हमला करने से पहले सोचे। अगर कहीं से भी अगर आप थोड़े वीक दिखोगे तो शायद वो हमला करने की सोच सकते हैं, तो इसे बोला जाता है बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना, ठीक है। तो डेटरेंस, बैलेंस ऑफ पावर, वैसे तो आपको चारों कॉम्पोनेंट से पढ़ने, लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर। तो यही देखो डिटेल में यहाँ पढ़ लेते हैं। तो बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन बिगर एंड स्मॉलर कंट्रीज बाय कोऑपरेटिंग विद ईच अदर इकोनॉमिकली एंड टेक्नोलॉजिकली। अ स्मॉलर कंट्री इज ऑलवेज सस्पिशियस टू ब्रेक out a word from a bigger or powerful country, hence they maintain a balance of power to build up one's military power together with economic technological। ये बात पूरा रीड कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय डिसआर्ममेंट। तो डिसआर्ममेंट क्या होता है? इट रिक्वायर्स टू गिव अप सर्टेन टाइप ऑफ वेपन्स। ये हुआ था भैया जब यूएसए और ये सोवियत यूनियन ने बहुत बॉम्ब बना ली थी, उसके बाद इन लोगों ने क्या करा था? डिसआर्ममेंट किया। अरे भाई बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स और ये सब बना लिया, अभी थोड़ा इनको डिक्रीज करते हैं, इनमें से कुछ आप याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 4 कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। तो इसमें डेटरेंस, डिफेंस, बिल्डिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पावर और अलायंस बिल्डिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलायंस बिल्डिंग पढ़ा था ना हमने, पूरे के पूरे भैया कोल्ड वॉर में अलायंस बिल्ड ही हो रहा था। तो यहाँ पे ये 4 हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको आप लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर कर लेना। मेंशन एनी 4 थ्रेट्स एक्सेप्ट वॉर टू ह्यूमन सिक्योरिटी। वॉर के अलावा क्या क्या होता है ह्यूमन सिक्योरिटी को थ्रेट? टेररिज्म है, ग्लोबल पॉवर्टी, भाई पॉवर्टी भी एक थ्रेट ही है। अगर इंसान को जो है खाना पीना नहीं मिल रहा है, अगर गवर्नमेंट, सपोज करो कोई एक ऐसी कंट्री है वहाँ पे लोग बहुत गरीब है, गवर्नमेंट अगर नहीं करेगी गरीबी को एलिवेट करने के लिए तो लोग भूख से भी मर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन, माइग्रेशन, ठीक है। अब माइग्रेशन कैसे आप अभी डिटेल में पढ़ लोगे। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 4 न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट। तो न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट में गाइस टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो। तो अभी आप ये रीड कर लो, और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है बाई चांस कि अच्छा टेररिज्म कैसे है, ह्यूमन राइट्स कैसे है, तो मैंने आधे घंटे में चैप्टर को एक्सप्लेन कर रखा था, आप उसको 2x पे करके पढ़ लेना। अभी बहुत सारे और क्वेश्चन करने हैं, अब मैं आपको एक एक को समझाऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो अभी आप इसको जो है रीड कर लो क्वेश्चन को। अगर नहीं समझ में आ रहा है, वैसे तो सबको आता ही होगा, वहाँ से भी देख सकते हो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस बाय न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जैसे जैसे एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई थी तो उन्हें क्या क्या थ्रेट झेलने पड़े थे। तो बहुत सारे थ्रेट्स थे, जैसे एशिया अफ्रीका की कंट्रीज जो है वो आज़ाद हुई थी, कईयों को नेबर्स से था, जैसे जैसे हमारा जैसे हमें कॉलोनाइजेशन से एंड मिला तो काफ़ी नेबरिंग कंट्रीज से थ्रेट था, फिर कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय पे, तो बहुत सारे थ्रेट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय अलायंस बिल्डिंग एज अ कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। तो ये ना अलग अलग आ सकता है, क्या पता तो लॉन्ग में आ जाए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की चारों बताओ, क्या पता ये ऐसे अलग अलग आ जाए। तो अलायंस बिल्डिंग तो एक बहुत ही फेमस मेथड है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का। अलायंस मतलब होता है मतलब कि अपना एक ग्रुप बना लेना। कई बार कुछ कंट्रीज क्या करती है, अगर वो ज़्यादा पावरफुल ना हो या अगर वो पावरफुल हो, उनका दुश्मन उनसे ज़्यादा पावरफुल हो, तो वो क्या करती हैं, बाकी जैसे ये ए कंट्री है, इसका दुश्मन है ये सी,
ये बड़ा ताकतवर है, तो ये सोचेगा अरे भैया डी को भी अपनी टीम में ले लेता हूँ, एफ को भी अपनी टीम में ले लेता हूँ, बी को भी अपना, हम एक अलायंस बना लेते हैं, सो दैट भैया ये सोचे कि अरे इसका तो पूरा एक ग्रुप है अपना, इससे टक्कर लेने में डर लगेगा, ठीक है। तो कई बार कंट्रीज अपना अलायंस बना लेती है सो दैट सामने वाली कंट्री से वो थोड़े ज़्यादा पावरफुल हो जाए, ठीक है। तो इसको रीड कर लो आप, मैं आपको पूरा सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझा रही हूँ जिससे ये लर्न करके ना आपको बिल्कुल भी आसान ना हो, मतलब मुश्किल ना लगे। और कई बार जितनी भी अलायंसेस कोई कंट्री बनाती है वो अपने इंटरेस्ट पे बनाती है, यानी कि जब जिस उसको फ़ायदा दिख रहा होता है कि ये कंट्री मेरे साथ रहेगी तो मुझे प्रॉफिट है, तभी वो उसके साथ रहती है, अगर प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो नहीं होंगी, ठीक है। तो विद दिस अगला क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब टेररिज्म एज अ न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट। तो टेररिज्म कैसे थ्रेट है बता सकते हो आप, पूरा का पूरा इसको रीड कर लीजिए। व्हाट इज टेररिज्म? टेररिज्म इज मेनली द क्रिमिनल एंड वायलेंट एक्ट कमिटेड बाय अ सेक्शन ऑफ द पीपल अगेंस्ट द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट टू गेट देयर डिमांड्स एक्सेप्टेड। उनके मेज क्या होते हैं भैया कि प्लेन हाईजैक कर लो या फिर कहीं भी बॉम्ब इम्प्लांट कर दो, इस तरीके से टेररिस्ट अटैक होते हैं। 9/11 आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है, कोई भी मेंशन कर सकते हो। मेंशन 4 कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, बार बार वही बातें आ रही है, डेटरेंट, डिफेंस, बैलेंस ऑफ पावर, अलायंस बिल्डिंग। राइट टू इंपॉर्टेंट पावर विच आर बेसिस फॉर मिलिट्री, ठीक है। तो इकोनॉमिक पावर एंड टेक्नोलॉजी पावर, 2 इंपॉर्टेंट पावर्स, दे आर द बेसिस फॉर मिलिट्री। यानी कि मिलिट्री अच्छी कब होगी? जब इकोनॉमी अच्छी होगी और टेक्नोलॉजी अच्छी होगी। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अलायंस, ठीक है। तो अलायंस इज अ कोलिशन ऑफ स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, दैट कोऑर्डिनेट्स देयर एक्शन टू डेटर और डिफेंस अगेंस्ट अ मिलिट्री अटैक। यानी कि जो है भैया सारी की सारी जो है कंट्रीज आपस में उन्होंने जो है अपना एक अलायंस बना लिया है सो दैट वो मिलिट्री अगेंस्ट को डेटर कर पाए, यानी कि उसे रोक पाए या डिफेंड कर पाए जब हो तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन द नैरो एंड ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नॉन ट्रेडिशनल में आता है कि भैया मिलिट्री थ्रेट के अलावा भी थ्रेट्स है आज के ज़माने में ह्यूमन सिक्योरिटी को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नैरो कॉन्सेप्ट में तो सिर्फ टेररिज्म आ जाता है, वाइल्ड थ्रेट्स आ जाते हैं, और जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है वो बताता है कि आज के ज़माने में जो डिजीज़ेज़ हैं, पॉवर्टी है, ये चीज़ों को भी फोकस करना पड़ेगा एक ह्यूमन की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि आज के ज़माने में ना जो ये जेनोसाइड है या अटैक्स हैं, इससे ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है भूख की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, ठीक है, डिजीज़ की वजह से, जिन डिजीज़ का इलाज नहीं मिलता है, तो ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट में आता है, तो इसको आप रीड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं हम, व्हाट इज मेंट बाय कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। तो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी क्या है? कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द थ्रेट, ठीक है, कि भाई पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है सभी कंट्रीज आके एक दूसरे की हेल्प करें सो दैट वो नए नए जो थ्रेट्स आज के ज़माने में आ रहे हैं, जैसे पॉवर्टी हो गई है, जैसे डिजीज़ हो गई है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग भी जैसे आप मान सकते हो, तो कुछ ऐसे थ्रेट्स हैं हमारे यहाँ पे आजकल जिस पे कोऑपरेशन की ज़रूरत है, अकेले कोई कंट्री जो है उनका जो है सामना नहीं कर सकती है। तो जहाँ पे जब भी ऐसे ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेशन की बात आएगी तो वहाँ पे यूएन का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके तो ये होता है कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, आप इस पर नोट लिख सकते हो। तो विद दिस ये वाला चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, अभी 1-2 क्वेश्चन और भी हैं। एनालाइज एनी 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स ऑफ सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस। हाँ, तो इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के आपको कंपोनेंट्स बताने हैं। तो हमारी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का पहला कंपोनेंट है टू स्ट्रेंथन मिलिट्री कैपेबिलिटीज बिकॉज इंडिया हैज़ बीन इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट्स विद नेबर्स। हमारी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का सबसे पहला कंपोनेंट ये है कि हमारी कंट्री अपनी मिलिट्री को बिल्कुल बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि अच्छे से बिल्ड करके रखते हैं। रीज़न बिल्ड करने का ये भी है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। एक रीज़न ये भी है दैट हमारे जो नेबर्स है, आपको पता ही है दैट हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स है हमारे नेबर्स के साथ, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे को अपनी मिलिट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है सो दैट हम लोग बिल्कुल ऐसे डेटर वाले रिलेशनशिप में रहे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन टू प्रोटेक्ट सिक्योरिटी इंटरेस्ट। नेक्स्ट इंटरनेशनल वर्ल्ड में जैसे हम यूएन के मेंबर हैं तो इंटरनेशनली भी हमें अपने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहना, अपने रिलेशनशिप्स बाकी कंट्रीज़ के साथ भी अच्छे लगने हैं, ठीक है। टू गेयर अप मीटिंग्स सिक्योरिटी चैलेंज विच कम अप विद द कंट्री, जब भी अगर कोई सिक्योरिटी चैलेंज आए तो उसे जल्द से जल्द जो है उसका सामना करना, उसे सॉल्व करना। टू डेवलप द इकोनॉमी इन सच अ मैनर दैट वास्ट मासेस ऑफ पीपल कम आउट ऑफ पॉवर्टी एंड मिजरी एंड ह्यूज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी में सिर्फ हमने ट्रेडिशनल नोशंस पे ही ध्यान नहीं दिया है, हमने नॉन ट्रेडिशनल नोशन पे भी ध्यान दिया है। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी, हमारी कंट्री में इतनी सारी स्कीम्स हैं जिनको अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट करा जाए और ज़्यादा तो पॉवर्टी जो है हटेगी और जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हटेगी। क्योंकि आपने देखा गाइस कि हमें इस चैप्टर से क्या समझाया गया है कि आप सिर्फ ट्रेडिशनल नोशन ही नहीं है सिक्योरिटी का कि आपको सिर्फ कंट्री को गार्ड करके रखना है, या फिर अगर नॉन ट्रेडिशनल में सिर्फ टेररिज्म नहीं, अभी जो है ये नई नई डिजीज़ेज जो आ रही हैं, जैसे जैसे इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, पॉवर्टी हो चुकी है उसकी वजह से,
तो ये जो नई नई चीज़ें इनको भी सामना करने की हमें ज़रूरत है। तो उसके लिए कंट्री की गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो अपनी कंट्री से पॉवर्टी एलिवेट करे। पॉवर्टी नहीं होगी तो लोगों के पास अच्छा लाइफस्टाइल होगा, अच्छा खाना पीना होगा, तो उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी। ठीक है, तो विद दिस ये माइग्रेशन, ये जो कॉन्सेप्ट आता है ना, माइग्रेशन की वजह से हमने पूरे बुक में टेबल दे रखा है जिसने बताया कि माइग्रेशन की वजह से वॉर्स होते हैं। काफ़ी सारे लोग माइग्रेट क्यों कर रहे हैं? अपनी जगह पे अच्छी कंडीशन नहीं मिल रही तो ही तो वो माइग्रेट करेंगे। तो माइग्रेशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा थ्रेट हो जाता है सिक्योरिटी को। ठीक है, अब इंटरनली डिस्प्लेस पीपल कौन होते हैं वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, इंटरनली डिस्प्लेस पीपल। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पे। ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब आता है हमारा नेक्स्ट 5th चैप्टर पे आ गए हैं हम। 5th ही हो गई हमारी बुक के हिसाब से। ये हो गया हमारा यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के लिए हमारा ये। तो चलो पढ़ते हैं इसको। तो अभी जैसे मैंने इसको जो है लास्ट टू फर्स्ट चैप्टर इसलिए करा है क्योंकि कल अभी ये चैप्टर हमने कितना डिटेल में पढ़ा था। हु टोल्ड दैट यूनाइटेड नेशंस आर नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। हेल लिखना है यहाँ पे। तो भाई डैग हैम्सवर्थ जो यूएन के सेकेंड जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा था। इनके नाम की स्पेलिंग ठीक से एक बार आप चेक करके लिख देना। नेम द केमिकल दैट कॉजेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइज। तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। व्हाट इज डेंजर ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइज। ठीक है, तो एज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइज होगा तो सी लेवल राइज होंगे, और ये डेंजर है कि बहुत सारी कोस्टल एरियाज जो हैं वो डूब सकते हैं। जैसे मालदीव्स का मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सट्रीम ग्लोबल वार्मिंग होगी तो मालदीव्स की इतना डेंजर है दैट मालदीव जो है सबमर्ज हो सकता है। तो आप सोचो भाई, ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया कर रही है और उसका इफेक्ट उस कंट्री पे होगा। तो इसलिए आज के ज़माने में ग्लोबल कॉपरेशन की ज़रूरत है कि सब कंट्रीज़ मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करें, क्योंकि ये ऐसे इशूज़ है जिनको जो है ग्लोबली डील करना होगा। व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। पॉइंट आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो पहला तो इसका यही ऑब्जेक्टिव है कि अगर कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो तो वॉर की तरफ ना जाए, चुपचाप बैठ के उसको सुलझा लिया जाए। मेंशन 5 परमानेंट मेंबर्स: यूनाइटेड स्टेट, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। व्हेन इज द यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड? तो 24 अक्टूबर को हर साल जो है ये मनाया जाता है। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर? तो भाई मेंबर कंट्रीज एक बार जरूर सर्च करना ब्राउजर पे और वही लिखना जो बिल्कुल तुम्हें दिख रही होगी लेटेस्ट वाली। किसी की एनसीईआरटी में कोई गिवन होगी, किसी में कोई गिवन होगी, तो आप लेटेस्ट लिखना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द यूएन बॉडीज? ठीक है, तो मैंने एड द टॉपिक भी करा दिए थे इसके, जो आपको नए नए पढ़ने थे, ILO एंड ऑल दैट, तो उनको भी देख लेना। तो यूनेस्को, OPCW ये सब गिवन है आपको। तो यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इन सबको आप रीड कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेम एनी वन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट कैंपेन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इसमें आप लिख सकते हो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? WTO। तो भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका कब फॉर्मेशन हुआ था? 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा इसके ऊपर एक नोट गिवन है, जो वो बॉक्सेस गिवन है ना उसी का एक क्वेश्चन है ये। हाईलाइट एनी 4 फैक्टर्स विच जस्टिफाइज इंडिया क्लेम टू बी परमानेंट मेंबर। आपको हम जो है परमानेंट मेंबर बनने के लिए बिल्कुल सही डेट क्यों है बताओ? तो भाई 4 फैक्टर जो है, सबसे पहले ये कह देते हैं अच्छी खासी पॉपुलेशन वाली कंट्री चाहिए, इंडिया। सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, कॉम्प्रोमाइजिंग ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इन्होंने कहा ऐसी कंट्री है जो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, तो हम तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इन द पीस कीपिंग एफर्ट्स ऑफ द यूएन इंडिया हैज प्लेड लॉन्ग सस्टेन्ड रोल। इंडिया हैज एमर्ज एज अ पोटेंशियल इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। और हम एक राइजिंग इकोनॉमी भी तो है, तो डेफिनेटली इन्होंने जितने पैरामीटर्स दिए ना कि भाई ये क्वालिफिकेशन होगी तो परमानेंट मेंबर बना देंगे, हम भी उनमें से सारी हैं, तो इन्हें हमें बना देना चाहिए। ठीक है, तो चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी है, इंडिया हैज ऑल्सो मेड रेगुलर फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन। जो इनका बजट होता है उसमें हम रेगुलरली जो है इनको कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। सजेस्ट एनी 2 मेजर चेंजेस टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो क्या 2 चेंजेस लाने की जरूरत है सिक्योरिटी काउंसिल को बढ़िया बनाने के लिए? तो पहला है सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर दोनों बढ़ जाने चाहिए। परमानेंट को भी बढ़ाना चाहिए, नॉन परमानेंट को भी। और दूसरा जो है, जो वीटो पावर है, 5 जो ये पूरे वीटो लेके बैठे हैं, इनकी पावर को खत्म कर देना चाहिए। बट इसका भी मैंने आपको बताया था कि वीटो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वीटो हटाना डेंजरस हो सकता है। वीटो हटाना क्यों डेंजरस हो सकता है? क्योंकि गाइस वीटो किसको मिली हुई है? USA, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके। ये जो है, अगर हम अमेरिका की अगर बात करें तो ये बहुत पावरफुल कंट्रीज़ हैं, और अगर हम वीटो इनसे छीन लेंगे तो इनका इंटरेस्ट ही यूएन में ख़त्म हो जाएगा। दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन यूनाइटेड नेशन, क्योंकि इन्हें इतनी प्रिविलेजेस मिली हुई है तो दे आर इंटरेस्टेड। अभी इनके पास से अगर पावर चली जाएगी तो शायद ये यूएन में इंटरेस्टेड नहीं रहे, फिर यूएन की क्या रेलिवेंस रहेगी जब इतनी बिग बिग पावर्स भी इंटरेस्टेड नहीं रहेंगी। इसके गलत इफेक्ट भी हो सकते हैं कि भाई अभी तो जो है, जैसे आपने अभी एंड में हमारे को चैप्टर पढ़ाया है, USA की डोमिनेंस डिक्रीज नहीं करता है यूएन, बट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है USA के
बातचीत करने का। अब जब ये बिग बिग पावर्स का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा वीटो के अगर हटा देंगे तो उसका गलत इफेक्ट हो सकता है यूएन। अगला क्वेश्चन, एग्जामिन 6 रिफॉर्म्स प्रपोज एज क्राइटेरिया फॉर न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर। तो ये क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। नया परमानेंट मेंबर बनने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स दिए हैं कि भाई ये सब होना चाहिए। तो एक बड़ी इकोनॉमिक पावर, मेजर मिलिट्री पावर, अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूटर यूएन के बजट का, बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अ नेशन दैट रिस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, अ कंट्री दैट वुड मेक काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव। एक ऐसी कंट्री जो अगर सिक्योरिटी काउंसिल में जुड़ेगी तो बहुत रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगी। काउंसिल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कल्चर एंड ज्योग्राफी, यानी कि या तो भाई अफ्रीका से चला जाए क्योंकि अफ्रीका से कोई नहीं है तो वो काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगी, या कोई डेवलपिंग नेशन जाए जैसे हम इंडिया, सो दैट डेवलपिंग नेशंस का स्टैंड के लिए कोई सिक्योरिटी काउंसिल में हो, या फिर साउथ अमेरिका से भी कोई कंट्री नहीं है तो ऐसी कंट्री जाए जिसके जाने से काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी 6 पोस्ट कोल्ड वॉर चेंजेस दैट हैव इनिशिएटेड रिफॉर्म्स टू मेक द यूनाइटेड नेशन वर्क बेटर। तो आपको ये बताना है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं कोल्ड वॉर के बाद हमारे पूरे के पूरी दुनिया में। ठीक है। तो कोल्ड वॉर के बाद सबसे पहला चेंज आया था सोवियत यूनियन कोलैप्स, यानी कि एक बड़ी सुपर पावर एंड हो गई थी। यूएसए जो था सबसे सुपर पावर बन गया स्ट्रॉन्ग वाली। रशिया और यूएसए के रिलेशन अच्छे हो गए थे, अब बिल्कुल ऐसे वो टक्कर नहीं हो रही थी बिल्कुल इनकी दुश्मनी वाली जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पे थे यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। चाइना इमर्जिंग पावर बन गया और इंडिया भी बन गया। ठीक है। मैनी न्यू कंट्रीज यूएन को ज्वाइन करी, जैसे जैसे ये 15 के 15 और जाके बाकी ईस्ट यूरोप से ज्वाइन सब यूएन का मेंबर बन गई। वर्ल्ड मैप पे नई नई कंट्रीज आ गई। अ होल न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस, जैसे जैसे जो है आगे वाली ये पीरियड आता रहा हमारा कोल्ड वॉर के बाद वाला, तो नए नए थ्रेट्स आने लग गए जैसे जेनोसाइड, सिविल वॉर, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, न्यूक्लियर, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इस सब का सामना करना था हम लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट इज द इवोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। आपको बताना है ये यूनाइटेड नेशन कैसे बनी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन कैसे बनी थी। तो आपको पता है ना वो लीग ऑफ नेशन था, लीग ऑफ नेशन के फेल हो गई थी, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ तो यूनाइटेड नेशन बनी थी ये सोच के कि उसका मेन मिशन क्या था कि भाई जो है वर्ल्ड वॉर 3 ना, और अभी तक उसने अपने इस वाले मिशन को तो पूरा करा है। ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। द यूएन वॉज फाउंडेड एज अ सक्सेसर टू लीग ऑफ नेशन। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1945 immediately after the Second World War. The UN organization was set up by signing United Nations Charter by 51 states. UN's objective is to prevent international conflicts to turn into war. ठीक है। It was founded with hope that it would help to stop conflicts between states escalating into war. And अगर war हो भी जाए by chance तो लिमिट हो जाए, ऐसा ना हो कि भाई चलता ही रहे, रोकना चाहिए उसे। We sum up that United Nation was not created to take humanity to heaven but to save it from hell. UN का अगर कभी डिस्क्रिप्शन ऐसा लिखने को एग्जाम में तो ये कोटेशन लिखेंगे आप तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। यूएन की फॉर्मेशन की डेट भी ज़रूर मेंशन कर देना, यहाँ पे हो नहीं रखी है। ठीक है। चलो विद दिस अभी आई थिंक सो हाँ यहाँ पे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो विद दिस ये चैप्टर भी कंप्लीट हमारा यूनाइटेड नेशन वाला। अब आते हैं हम अपने अगले चैप्टर पे जो हुआ हमारा कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, बिकॉज हम लास्ट टू फर्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, जिसमें हम अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं उनके बारे में जान रहे हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय साउथ एशिया। तो साउथ एशिया एक ऐसा ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ है जो कि साउथ एशिया में लाई करता है। कौन कौन सी है हमारी ये, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड मालदीव्स, हु स्टैंड फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस बट स्टिल कॉन्स्टिट्यूट वन जियोपॉलिटिकल स्पेस। ऐसे आप मेंशन कर सकते हो। मेंशन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क। तो सार्क हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशियन नेशंस की। तो टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर रीजनल डेवलपमेंट हो कि मतलब पूरे के पूरे साउथ एशिया की डेवलपमेंट हो, ये एक सार्क का ऑब्जेक्टिव है। और पूरा का पूरा हमारा जो ये एरिया है इसमें इकोनॉमी ग्रो हो, सोशल प्रोग्राम्स हो, सोशल प्रोग्रेस हो, इसके लिए बना है। ठीक है। हु टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द पाकिस्तान फ्रेम इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कौन आए थे AK। याद कराया था ना मैंने यहाँ से आपको कल चैप्टर में। तो जनरल अयूब खान ने आकर जो है उन खुद को इलेक्ट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ड्यूरिंग हुज रिजाइम पाकिस्तान फेस बांग्लादेश क्राइसिस। तो याह्या खान के लीडरशिप में पाकिस्तान क्राइसिस हुए थे, बांग्लादेश क्राइसिस हुए थे। नेम द कंट्रीज दैट कॉम्प्रोमाइज साउथ एशिया। तो 5 कंट्रीज, आप 7 की 7 कंट्रीज सॉरी आपको लिख देनी है। लर्न करने की टेक्निक मैंने आपको क्या बताई थी, BBM पिन्स, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, BBM पिन्स। ठीक है। नेम 2 साउथ एशिया कंट्रीज दैट रिमेन डेमोक्रेसी थ्रू आउट एक्सिस्टेंस। तब से लेकर आज तक डेमोक्रेसी पे चल रही हैं, तो इंडिया और श्रीलंका है। मेंशन 2 फैक्टर दैट हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग डेमोक्रेसी। यानी कि बार बार डेमोक्रेसी फेल क्यों हो रही थी पहले जो है यहाँ पाकिस्तान में, तो इसलिए हो रही थी क्योंकि सोशल डोमिनेंस थी मिलिट्री की, क्लर्जी की, लैंड ओइंग क्लास की, और पाकिस्तान
पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ, उसकी वजह से मिलिट्री जो है वहाँ पे बहुत पावरफुल हुए, और इंटरनेशनल अरेना जो है वो भी कहीं ना कहीं चाह रहा था एक समय तक, वो भी चाहते थे कि भैया इनके यहाँ पे जो है मिलिट्री रहे, सो दैट जो है जो इनका न्यूक्लियर आर्सेनल है वो जो है सिक्योर रहे। मेंशन सम चेंजेस दैट ऑकर्ड इन मालदीव्स, ठीक है। तो मालदीव्स ट्रांसफॉर्म इनटू अ रिपब्लिक विद अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन 1968। जून 2005 में पार्लियामेंट वोटेड यूनानिमसली टू इंट्रोड्यूस मल्टी पार्टी सिस्टम। डेमोक्रेसी 2005 के बाद से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई है। मेंशन टू एरियाज ऑफ कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो कोई भी आप एरियाज ऑफ कॉपरेशन लिख सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट पे हमारी लोग किस पॉलिसी का ये पार्ट है, कोई भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी इन नेपाल, तो अभी कल हमने ये तो पूरे चैप्टर में रिवाइज ही करा है, तो इसको तो आप नोट डाउन ही कर लो, क्योंकि अभी बिल्कुल रिसेंटली हमने पूरे चैप्टर को तो डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ इंडिया विद दैट ऑफ श्रीलंका, तो इंडिया और श्रीलंका का रिलेशनशिप जो है आप यहाँ देख सकते हो पूरा का पूरा, ठीक है। डिफ़िकल्टीज जो आई हैं हमारे बीच में, उसके बाद जब हमने डिसएंगेजमेंट पॉलिसी रख ली थी, जब हमारी ट्रूप्स गई थी, एंड उसके बाद हमारे ट्रूप्स वापस आने के बाद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एग्जामिन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट क्रिएटेड बांग्लादेश, तो पूरा का पूरा आपको देखना है कि कैसे ईस्ट पाकिस्तान था और वेस्ट पाकिस्तान था, कैसे वहाँ पे जो ये शेख मुजीबुर रहमान थे, जब वो मेजॉरिटी से जीत गए थे तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था, फिर प्रोटेस्ट हुआ, फिर जो वेस्ट पाकिस्तान की फोर्सेज है वहाँ जाकर ब्रूटल हुई, इंडिया में रेफ्यूजी आए, वॉर हुआ, बांग्लादेश जो है नई स्टेट बन जाती है, यानी कि एक नई कंट्री बन जाती है। उसके बाद बांग्लादेश का भी आप याद रखना कि कैसे वहाँ पे जो है शेख मुजीबुर रहमान ने ही पूरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लगा दिया था, और पूरा का पूरा सीक्वेंस। अभी सीक्वेंस अगर अभी आपको याद नहीं आ रहा, कोई कंफ्यूजन है, एक बार जाके कल वाला वन शॉट देख लो, 2x की स्पीड पे या पूरा चैप्टर जो है उसमें से देख लो, आपको पूरा फ्लो चार्ट से रिविजन हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज रिलेशनशिप विद बांग्लादेश, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आप यहाँ पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, What was the reason for the formation of SAARC? Mention its one objective। तो SAARC क्यों बना था, तो SAARC क्या है, साउथ एशिया, तो SAARC की फुल फॉर्म आप बताना, ठीक है। तो लाइव चैट में सारे के सारे मेरे भाई बहन SAARC की फुल फॉर्म लिखे। दो द स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया रिकॉग्नाइज कॉपरेशन एंड फ्रेंडली रिलेशन अमंग देमसेल्फ, गिव बर्थ टू SAARC, कि भाई ये जितनी भी कंट्रीज है ना, हम साथ के साथ जितनी भी कंट्रीज है, पड़ोसी देश है, तो आपस में अच्छे से कॉपरेट कर पाए, इसलिए हमने SAARC बनाया था, एंड रीजन को पूरा डेवलप करने के लिए। साफ्ता क्या है, तो साफ्ता स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट, और फीचर क्या है इसका कि अच्छे तरीके से ट्रेड हो पाए, इसलिए SAARC बना था, ठीक है। व्हाट इज SAARC, व्हाट आर इज ऑब्जेक्टिव, तो दोबारा आप पढ़ सकते हो। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन को SAARC कहते हैं। It was established in 1985 at Dhaka. Its member countries are India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan and Maldives. Its objectives are promotion of collective self-reliance, acceleration of economic growth in the region, collaboration among member states, promotion of mutual interest, stimulating regional cooperation, ठीक है। तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम चलते हैं न्यू सेंटर्स ऑफ पावर पे, जो है अभी हमारा सेकेंड चैप्टर। फिर बस हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इंडो बाइपोलैरिटी, और इस पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन मार्शल प्लान। तो इन 1947 मार्शल जो यूएसए के सेक्रेटरी थे ऑफ स्टेट, उन्होंने एक प्लान दिया था $1 बिलियन का लोन देने के लिए यूरोप की कंट्रीज को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और सो दैट वो रिकवर हो पाए, और इस चीज़ को बोला गया था मार्शल प्लान। इसके तहत जो है OE वो जो है हमारे यूरोपियन यूनियन के बनने का स्टार्टिंग इसी से थ्रू हो गई थी। व्हेन वाज ब्रिक्स फाउंडेड, मेंशन द की ऑब्जेक्टिव। तो ब्रिक्स वाज फाउंडेड इन 2006 इन रशिया। ब्रिक टर्न्ड इनटू ब्रिक्स आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका इन इट्स फर्स्ट मीटिंग इन द ईयर 2009। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजाइनिंग ऑफ द यूरोपियन यूनियन फ्लैग, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन फ्लैग के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ब्लू कलर का फ्लैग दिखा दे और पूछ ले आपको। तो यूरोपियन यूनियन के फ्लैग में सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार्स है, जो सोलिडारिटी और जो है यूनिटी बिटवीन द पीपल ऑफ यूरोप शो करते हैं, ठीक है। इसका सिंबल क्या इंडिकेट करता है, 12, इट इंडिकेट्स कंप्लीटनेस, परफेक्शन एंड यूनिटी। या फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ये PYQ का ही है, देखो ऐसे आया हुआ था कि ये बताओ या ये वाला बताओ। तो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी आर, कि जो ये एशियन कंट्रीज पता है ना कौन कौन सी है, 10 है पूरी एशियन कंट्रीज, नाम याद रखना। टू क्रिएट कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस विद इन द एशियन स्टेट्स, एड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिजॉल्व इकोनॉमिक डिस्प्यूट, फ्री ट्रेड एरिया बनाने के लिए। व्हाट इज यूनिक अबाउट एशियन, ठीक है, ये ई होगा ये यहाँ पे, ठीक है। तो देयर इज अ लिटिल डिजायर इन एशियन टू बी सुपर नेशनल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। एशियन के लिए यूनिक ये है कि एशियन इसलिए नहीं बना, जैसे यूरोपियन यूनियन को तो सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बननी थी ना, कि भाई
हम एक पूरा सुपर नेशनल हम सुपर पावर की तरह बन जाएंगे। इनका ये था कि भाई नहीं, हमें तो बस अपना जितना हमारा एरिया प्रॉस्पर हो जाए, ये इसलिए बना था। ठीक है, इनका एक डे भी है एशियन वे क्या था कि ये जो इनका नॉन कॉन्फ्रेंटेशनल कोऑपरेटिव डे होता है, सारी कंट्री के लीडर्स मिलते हैं और आगे डेवलपमेंट के लिए बातचीत करते हैं। एक्सप्लेन ब्रिक्स। तो the term BRICS refer to Brazil, Russia, India, China and South Africa respectively. BRICS was established in Russia in 2006 after inclusion of South Africa in its first meeting in the year 2009. BRIC changed to BRICS. Main objective क्या है BRICS के? In addition to the non-interference of internal policies of each nation and mutual equality कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर, यानी कि भैया एक तो यह है कि ये सब कंट्रीज एक दूसरे की इंटरनल पॉलिटिक्स या एक दूसरे की कंट्री का जो चल रही है ना गवर्नेंस, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगी, साथ में इक्वालिटी रखेंगे कि ब्रिक्स में जितनी भी कंट्रीज इंक्लूडेड है इक्वली रहेंगी और कॉपरेट करेंगी एक दूसरे के साथ में। टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट, कुछ ऐसी स्कीम्स बनाएंगे जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट ये सभी कंट्रीज आपस में शेयर कर पाए। द 11th ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड इन ब्राज़ील इन 2019 एंड वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। एक्सप्लेन एनी 4 स्ट्रेंथ्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन की 4 स्ट्रेंथ आपको बता देनी है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कोई भी आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, और मिलिट्री की वैल्यू उनकी कितनी है वो जो पूरा हमने जैसे कल पढ़ा था। इजराइल हैज इमर्ज एज अ पावरफुल नेशन इन द 21st सेंचुरी वर्ल्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस। अच्छा, ये तो पूरा क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन है हमारा। इजराइल बताओ, इजराइल कैसे एक न्यू सेंटर ऑफ पावर है? तो इजराइल एक बहुत पावरफुल नेशन की तरह इमर्ज हो गया 21st सेंचुरी में। कुछ समय पहले आपने इजराइल के बारे में सुना भी होगा, जब टीवी पर बहुत न्यूज़ चल रही थी इजराइल की, याद है आपको वो पैलेस्टाइन वाले इशू में। ठीक है, तो इजराइल आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड स्टेज पे एक उभरती पावर की तरह है। टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंटेलिजेंस में ये काफ़ी आगे चल रहे हैं। लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द बर्निंग पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज, इजराइल हैज़ रीच न्यू हाइट्स इन द ग्लोबल पॉलिटिकल अरेना। ठीक है, इनका डिफेंस, पावर, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन बहुत अच्छी इन्होंने करी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्होंने बहुत अच्छी करी है, एग्रीकल्चर भी इन्होंने बहुत अच्छा अपना कर लिया है। ठीक है, तो ये आप पूरा जो हमारे को एडिट पीडीएफ में गिवन है ना, वो ये इस इजराइल पे पूरा एक पैरा लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इन स्पाइट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द चाइनीज इकोनॉमी देयर हैव बीन अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज अफेक्टिंग द पीपल। आपको ये बताना है क्या हुआ था। इन चाइना की इकोनॉमी तो राइज कर रही थी काफ़ी अच्छे रेटों पे और ओपन डोर पॉलिसी के बाद भी काफ़ी अच्छा रहा चाइना में, बट प्रॉब्लम्स क्या क्या आई? तो भाई चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट राइज हुई थी, इवन दो चाइना की इकोनॉमी राइज होती है, अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए राइज हुई क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एनवायरमेंटल बहुत डिग्रेडेशन हो गया है, करप्शन इंक्रीज हो गया है, राइज ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इनके अभी अमीरी गरीबी का बहुत फ़र्क पड़ गया है और रूरल अर्बन एरिया का भी जो है बहुत फ़र्क इंडिया हो गया कि रूरल एरिया बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गए और अर्बन एरिया काफ़ी डेवलप हो गए हैं। व्हाट आर द 2 मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द चाइनीज लीडरशिप इन द 1970? तो 1970 में क्या क्या इनके मेजर पॉलिसी डिसीजन लिए गए थे? China ended its political economic isolation with the establishment of relation with USA in 1972। तो सबसे पहले तो 1972 में इन्होंने अपना जो है, पहले ये बाहर के देशों से रिलेशन नहीं रखते थे, 72 में इन्होंने यूएसए के साथ रिलेशनशिप्स बढ़ाए। फिर इनका जो प्रीमियर जोहो इनलाई थे, उन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म करे थे, याद रखना 1973 में, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये ऐसा अलग से भी आ सकता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री पे। फिर जो डेंग जियाओपिंग है, उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस कर दी थी रैपिडली चाइना को पूरा का पूरा एडवांस करने के लिए। दो द चाइनीज इकोनॉमी हैज़ राइज ड्रामेटिकली, देयर आर एरियाज वेयर डेवलपमेंट इज स्टिल नॉट मैंशन। तो ये वही बताना है आपको दोबारा, वही कि क्या क्या अभी भी शॉर्टकमिंग्स है। व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ एशियन विजन 2020? तो आप इसे रीड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन? तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई जाती हैं? तो ये आप रीड कर लो, कोऑपरेशन करने के लिए और जो है सोशल प्रोग्रेस करने के लिए, तो इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 4 स्टेप्स टेकन बाय चाइना दैट लेड्स टू इट्स राइज। तो भाई पूरा बताना पड़ेगा आपको कि चाइना की इकोनॉमी कैसे राइज हुई। What was the main objective behind China's adoption of Soviet model of economy? तो जब चाइना ने स्टार्टिंग में सोवियत मॉडल अडॉप्ट करा था तो क्यों करा था? तो उन्होंने इसलिए करा था सो दैट इनकी स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्रीज बने, इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा हो जाए, कैपिटल एक्यूमुलेशन हो जाए, ठीक है, फूड सिक्योरिटी हो जाए। इस वजह से जब इनके पास फॉरेन एक्सचेंज शॉर्ट हुआ था तो इन्होंने वर्ल्ड मार्केट से जो कुछ भी इंपोर्ट करा रहे थे वो सब बंद कर दिया था और जो है सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए अपना फॉरेन एक्सचेंज बचाना इन्होंने शुरू कर दिया था। अब इस मॉडल से क्या हुआ, चाइना की अपनी रिसोर्सेज को उन्होंने यूटिलाइज़ करा और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ इनके यहाँ बन गई, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुई, सोशल वेलफेयर सभी लोगों को मिला
और चाइना मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में आ गया। सब लोग एजुकेशन लोगों को मिली क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी, बेटर हेल्थ मिली। और जब इन्हें ऐसा लगा कि भाई अब ये सोवियत वाला मॉडल इनके लिए सही नहीं चल रहा है, जिससे सोवियत यूनियन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी कैपिटलिज्म में शिफ्ट करा। बट ये वो शॉक थेरेपी वाले स्टाइल में नहीं गए, ये बड़े समझदारी से धीरे धीरे करके मूव किया इन्होंने। ठीक है, तो विद दिस ये चैप्टर भी कंप्लीट हमारा। अब आ जाते हैं भैया हम अपने पहले चैप्टर पे, और इस वाले पूरे के पूरे हमारे बुक के फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हम क्वेश्चंस को कवर कर ही लिया है हमने। बाकी अगर आपने मेरी वीडियो से चैप्टर को पढ़ा है तो आप कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, क्योंकि मेरा फोकस ज़्यादा ये रहता है कि आप चैप्टर को समझोगे तो हर क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। व्हेन वाज द यूएसएसआर केम इनटू बीइंग? तो यूएसएसआर केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्टिक रेवोल्यूशन इन रशिया 1917। व्हाट वाज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म? तो इसमें एडेड टॉपिक के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था, ये पूरा का पूरा आप यहाँ देख लो। ठीक है, और अगर आपने एडेड टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है तो वो लिंक्स गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाईलाइट एनी वन फीचर ऑफ द मल्टीपोलर वर्ल्ड एज विजुअलाइज्ड बाय रशिया एंड इंडिया? तो रशिया और इंडिया दोनों मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो है विजन शेयर करते हैं, यानी कि पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसे ना हो कि कोई एक सुपर पावर हो, नहीं, इनफैक्ट हर एक कंट्री जो है उनके पास पावर हो। और कोई भी अगर जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए। कलेक्टिव सिक्योरिटी चैप्टर में हमने पढ़ा ना कितने थ्रेट्स है जिन हम लोगों को डील करने की जरूरत है। तो एक कंट्री सुपर पावर होने से नहीं होगा, हर कंट्री पावरफुल हो, सो दैट ऐसे थ्रेट्स को झेला जाए, उन्हें डील करा जाए। ग्रेटर रीजनलिज्म, नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो तो ऐसा हो पूरा का पूरा वर्ल्ड कि उन्हें बैठ के बातचीत करके सुलझा लिया जाए। एक्सप्लेन अरब स्प्रिंग? तो भाई अरब स्प्रिंग के ऊपर पूरा नोट आपको लिखने को आ सकता है। अरब स्प्रिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ज़रूर से उसको पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, इस यहाँ से भी कर सकते हैं, वरना जो सीबीएसई का एडेड टॉपिक है ना, पूरा उसका वाला नोट आप लिख देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 4 फीचर दैट मेड सोवियत इकोनॉमी बेटर देन दैट ऑफ कैपिटलिस्टिक कंट्री लाइक द यूएसए? तो यानी कि सोवियत की जो यूनियन के हमने भैया इनके बढ़िया बढ़िया चीज़ें पढ़ी थी ना, वो बताओ कि इनकी इकोनॉमी अच्छी क्यों थी इतनी? तो सोवियत इकोनॉमी में कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत अच्छा था, वही जो रिमोट एरियाज थे वहाँ पे भी सड़कें बनी हुई थी, इनकी एनर्जी रिसोर्सेज बहुत अच्छी थी। ठीक है, सोवियत यूनियन में सब कुछ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करा जाता था, पेन से कार्स तक। ऑल्दो जो उसकी टेक्नोलॉजी, जो इनकी क्वालिटी होती थी वो यूएसए वाली वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की नहीं होती थी, बट हाँ बनता तो सब था। सोवियत यूनियन इन शॉर्ट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सबसे अच्छी चीज़ थी कि लोगों को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़रूर मिलता था। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब को मिलता था बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, देयर वॉज एब्सेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, भाई अनएम्प्लॉयमेंट थी ही नहीं सोवियत यूनियन में। और जो है सब भी लैंड और जितनी प्रोडक्टिव एसेट है वो कम्युनिटी ओन करती थी। कम्युनिटी मतलब गवर्नमेंट और सब लोगों की है वो। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेशन इराकी फ्रीडम? तो ऑन मार्च 19, 2003 यूएस लॉन्च इन्वेजन ऑफ इराक अंडर द कोड नेम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इसका पर्पस ये था कि इन्होंने कहा था कि इराक बनाने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड टू एंड द रेजाइम ऑफ सद्दाम हुसैन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वर द फैक्टर्स दैट फोर्स्ड गोर्बाचोव टू इनिशिएट रिफॉर्म्स? तो भाई गोर्बाचोव जी आए थे, इन्होंने कहा था कि भाई मैं रिफॉर्म्स लगाऊंगा सो दैट जो है चेंजेस आए सर इनके यूएसएसआर में। इन्हें लग रहा था कि अब बहुत टेक्नोलॉजी वाइज जो है इनकी कंट्री जो है बैकवर्ड ना रह जाए, यूएसएसआर बैकवर्ड ना रह जाए। और मिलिट्री बहुत ज़्यादा, आर्म्स रेस बहुत बढ़ गई थी, इस वजह से यूएसएसआर बाकी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहा था और बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी हो चुकी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, बहुत करप्शन फैल गया था। तो इसीलिए गोर्बाचोव का विजन बहुत अच्छा था कि डेमोक्रेसी आ जाए, बट वो उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये पूरा आप लिख सकते हो गोर्बाचोव क्यों चाहते थे इनिशिएट रिफॉर्म करना, तो उसमें आप रीजंस ऑफ जो पूरा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें बता रखी है ना, वो उसमें बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एनी 4 रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन? तो आप कोई भी 4 रीजन जो है गाइस इसमें बता सकते हो जो हमने चैप्टर में पढ़े थे। व्हाट वाज द रीजन फॉर द फर्स्ट गल्फ वॉर? तो पहला गल्फ वॉर क्यों हुआ था? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अच्छे से पढ़ लो, इनको आ सकता है एग्जाम में। तो अगस्त 1990 में इराक इन्वेडेड कुवैत, इराक ने इन्वेड किया था कुवैत को और उसे एनेक्स कर लिया था। तो जितने भी डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स हुए थे तो भी इराक की फोर्सेस बाहर नहीं जा रही थी। तो यूएन ने जो है लिबरेशन ऑफ कुवैत बाय फोर्स का जो है ऑर्डर पास करा था। इसमें मासिव कोलिशन, बहुत सारी कंट्रीज़ ने, आई मीन 34 कंट्रीज़ ने अपने ट्रूप्स भेजे थे अगेंस्ट इराक, सो दैट इराक को जो है हराया जाए और कुवैत को लिबरेट कराया जाए। एंड इसको कहा गया था फर्स्ट गल्फ वॉर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट इमीडिएट कॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन? तो भाई जैसे ही जो है मोस्ट इमीडिएट कॉज क्यों था, मतलब कि एकदम से क्यों सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था? क्योंकि राइज ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि अपनी कंट्री बनाने की चाहत बढ़ गई थी इन 3 कंट्रीज़ में, 3-4 कंट्रीज़ में। कौन कौन सी है ये? रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक, यूक्रेन और जॉर्जिया। कल मैंने ये वाले क्वेश्चन को बार बार आपको बताया था जब हमारी क्लास चल रही थी कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय शॉक थेरेपी? तो आपको पता है भाई शॉक थेरेपी क्या था? मॉडल ऑफ ट्रांजिशन कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म
कैपिटलिज्म का जो बिल्कुल शॉक की तरह था कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के लिए। व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी? लार्जेस्ट गैरेज सेल हो गई थी, रूबल बिल्कुल डिक्लाइन हो गया था, माफिया इमर्ज हो गया, कोई भी आप मेंशन कर सकते हो। इन्होंने जो है जब अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई तो उसमें बहुत सारी पावर्स मिल गई थी प्रेसिडेंट को, कहीं बारी ये पावर को मिसयूज भी करा गया, जुडिशरी अच्छे से सेटअप नहीं हुई। तो कोई भी आप मेंशन कर सकते हो कॉन्सिक्वेंसेस। व्हाट वाज इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सोवियत यूनियन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II? तो बड़ी अच्छी थी वर्ल्ड वॉर II के बाद तो, ठीक है। ये पूरा का पूरा नेटवर्किंग सिस्टम वगैरह आप लिख सकते हो कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, तो ये अच्छी बात है। वर्ल्ड वॉर II के बाद तो काफ़ी अच्छी थी ना। कब खत्म हुई? बिल्कुल इनका जब इन्होंने अफगानिस्तान में भी इन्वेट कर दिया तो धीरे धीरे आके प्रॉब्लम्स राइज हो गई थी। डिस्कस ड्रॉबैक्स ऑफ द सोवियत सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ड्रॉबैक्स बताने हैं। तो सोवियत सिस्टम ना धीरे धीरे, अच्छा ये तो बहुत थी, बट धीरे धीरे बहुत ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियन हो चुका था, डेमोक्रेसी नहीं थी, सिस्टम्स को रिफॉर्म लाने की ज़रूरत थी, पार्टी लोगों को बिल्कुल भी सुनती नहीं थी। इवन पेपर पे तो रशिया सबसे इक्वल था, बट एक्चुअली में नहीं, रशिया सबको डोमिनेट करता था। इवन जब कल्चरल अफेयर्स के लिए राइट्स मांगे गए थे वो भी इन्होंने देने से मना कर दिए थे। डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ इंडिया एंड रशिया, जो इंडियन रिलेशन जो हमने कल पढ़े थे ना, बहुत अच्छे रिलेशंस है, तो पूरा आपको बता देना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर प्रिपेयर करना है। डिस्क्राइब एनी 6 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो भैया पहला है आपका, इसे लॉन्ग में भी प्रिपेयर करना है जैसे मैंने आपको चैप्टर में कराया था। इंटरनल वीकनेसेस ऑफ सोवियत यूनियन का पॉलिटिक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फिर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो गया था, कंज्यूमर गुड्स की भी शॉर्टेज हो गई थी, ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन हो गया था क्योंकि मिलिट्री पे बहुत खर्चा हो रहा था सोवियत यूनियन का, ठीक है। वो सैटेलाइट स्टेट्स बनाई थी, पूरा लिख देना। ऑर्डिनरी सिटीजन्स को ये भी पता चल चुका था कि वेस्टर्न कंट्रीज इनसे ज़्यादा एडवांस है और वेस्टर्न कैपिटलिज्म में जो लोग रह रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से रह रहे, इसलिए इनको जो है ये बात पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल शॉक की तरह लगी थी, क्योंकि बहुत सालों से इन्हें बोला जा रहा था कि ये अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, और इन जब सच्चाई पता लगी तो इन्हें चाहिए था पूरा का पूरा हमें नहीं रहना यूएसएसआर में, कम्युनिज्म में। सोवियत यूनियन बिकेम स्टैग्नेट इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस, इकोनॉमी इनकी शॉर्ट होने लग गई थी, यानी कि डिक्लाइन होने लग गई थी, क्योंकि मिलिट्री पे बहुत खर्चा ये लोग कर रहे थे। और जो है पॉलिटिकली आपको पता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी बहुत ब्यूरोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन और करप्ट हो चुकी थी, ठीक है। इट वॉज नॉट अकाउंटेबल टू पीपल, लोग कुछ कह नहीं सकते, लोगों पर फ्रीडम नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। और गोर्बाचोव का रिफॉर्म सबसे बड़ा वन ऑफ द मेन रीजन्स है, जिसको आपको इसमें ज़रूर मेंशन करना कि गोर्बाचोव के रिफॉर्म के आते ही ना मोशन फोर्सेस सेट हो जाती है, लोग एकदम से उन्हें समझ में आ जाता है अच्छा ठीक है हम ऐसे डेमोक्रेसी फ्रीडम में भी रह सकते हैं। एंड लास्ट इमीडिएट कॉज क्या था भैया, जो नेशनलिज्म की फीलिंग आती थी रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक रिपब्लिक्स में, ठीक है। तो ये सारे याद लर्न करना, कभी ऐसा आ जाएगा शॉर्ट में कि 2 बताओ 3 बताओ। अब अभी जो है हम लोग अपना बुक 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर्स के डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने बुक 1 का वन शॉट नहीं देखा है, जिसमें मैंने बुक 1 के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के लिए ज़रूर पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि सारे ही चैप्टर के हर कोने से मैंने क्वेश्चन बना के उसमें अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने बुक 1 का नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जाके बुक 1 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब आप समझो कि अगर आपने वो पढ़ लिए हैं तो आपके एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट उसमें है। ऐसे ही हमारा ये बुक 2 में भी जो सबसे बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं ना प्रीवियस ईयर्स, सभी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट, तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे, ठीक है। तो बुक 2 अभी पढ़ रहे हैं, बुक 1 अगर पढ़ना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अभी देखो कुछ क्वेश्चन है इसमें ऐसे हैं जो आपकी एमसीक्यू की प्रिपरेशन करा देंगे। व्हाट इज मेंट बाय टू नेशन थ्योरी, हु इंसिस्टेड ऑन पार्टीशन ऑफ इंडिया? तो टू नेशन थ्योरी मेंटेन दैट इंडिया consisted of not one but 2 people, Hindu and Muslim. Muslim League insisted on partition of India. The process of nation building did not come to an end with the partition of India and integration of princely states. Give one example to support. तो yes, process of nation building सिर्फ partition के साथ ही end नहीं हुआ था. The new challenge that arose was drawing of internal boundaries which would adequately reflect linguistic and cultural plurality. ठीक है, उसके बाद हमारे को कल्चर और लैंग्वेजेस के बेसिस पे भी अपना जो है पूरा का पूरा बाउंड्रीज का डिमार्केशन करना था। एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय सरदार पटेल जी इन द यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो आपको पूरा उनका रोल बताना है, द यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, ठीक है। टास्क ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बाउंड्रीज के बारे में देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर देयर एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, विच डॉक्यूमेंट वॉज टू बी साइंड बाय द रूरल्स इन द
इंडियन यूनियन, ठीक है। तो 565 स्टेट्स थी, इंस्ट्रूमेंटिफिकेशन साइन करना था। मेजरली 5 जो है हमारा ना, ये 4 स्टेट्स ने मना करा था, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर, ठीक है। चलो अगला पढ़ते हैं। हाईलाइट एनी 4 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947। तो आपको पूरा का पूरा पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेज लिखने हैं, जैसे मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था। फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेज। तो 1947 मोस्ट अनप्लान्ड अब्रप्ट ईयर माना जाता है। ट्रैजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हुआ था, किलिंग हेरिडिटीज इन द बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर। आप लोग एग्जाम में आंसर करना पॉइंट फॉर्मेशन में, ठीक है, ऐसे पैराग्राफ में नहीं करना है। पॉइंटर पैराग्राफ कर सकते हो कि भाई आपका एक पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा, 4 पैराग्राफ, ऐसे मत करना, ठीक है। तो आप लोगों को पॉइंट्स में लिखना है, जितने पॉइंट्स में आपका आंसर होगा तो वो मैं पेपर प्रेजेंटेशन में बता दूंगी, बट उतना आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आता है, पीपल वर फोर्स्ड टू अबैंडन देयर होम्स एंड मूव अक्रॉस बॉर्डर विच लेड टू इमेंस सफरिंग एंड पेन। इन मेनी केसेस वुमेन वर अबडक्टेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। गाइस फुल ऑन आपको ये आंसर लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर करना है। मेंशन द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई टुवर्ड्स इंडियाज इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इज इन इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। तो है, विद हिज कैपेसिटी एज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, सरदार पटेल गॉट इंस्ट्रूमेंटेशन ड्राफ्टेड एंड साइन बाय द रूलर्स ऑफ ऑल प्रिंसली स्टेट्स। सभी प्रिंसली स्टेट्स से उन्होंने साइन जो है करवाया था। ही एक्सप्लेन रूलर्स ऑफ 565 प्रिंसली स्टेट दैट सेल्फिश इंटरेस्ट हिडन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 and that of Independence Act 1947 passed by the Britishers in due course of time. He stressed on the need of unity and integrity among people of India. तो उन्होंने ही ये इतना बड़ा टास्क परफॉर्म करा था कि इतने सारे राजाओं के जाकर जो इंस्ट्रूमेंटिफिकेशन पे साइन कराया एंड इंडिया की यूनिटी को मेंटेन रखा, ठीक है। सम स्टेट्स रिजिड इन द अप्रोच टू मेंटेन देम फ्री फ्रॉम इंडियन यूनियन। लेटर दीज वर मर्ज इन द इंडियन यूनियन बाय पटेल यूजिंग प्लेबिसिट क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है। तो उनकी वजह से ही जो है पूरा का पूरा जो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हुआ। नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ द प्रिंसली स्टेट ऑफ मणिपुर एंड जूनागढ़ सीडेड टू इंडिया। तो मणिपुर का आपको बता देना है, जूनागढ़ हुआ था प्लेबिसाइड से, आपको याद है ना, ठीक है, ये शॉर्ट में आ सकता है। हाउ डिड द स्टेट्स ऑफ हैदराबाद बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। तो ये तो मस्ट डू क्वेश्चन है चैप्टर से, कैसे भी आ सकते हैं। व्हाट वाज विशाल आंध्रा मूवमेंट। पोती श्रीरामुलु वेंट ऑन इंडिपेंडेंट फास्ट एंड फॉर हाउ मेनी डेज, ठीक है। तो विशाल आंध्रा मूवमेंट डिमांडेड तेलुगु स्पीकिंग एरिया शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द मद्रास प्रोविंस ऑफ विच दे वर पार्ट एंड बी मेड इनटू अ सेपरेट आंध्र प्रोविंस, ठीक है। पोती श्रीरामुलु वेंट ऑन इंडेफिनिट फास्ट फॉर 56 डेज एंड अल्टीमेटली इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। रीजन फॉर सेटिंग अप ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बताओ। तो आंसर है, तो इसको आप ये लॉन्ग आंसर के लिए हमने प्रिपेयर करना है, सैम्पल पेपर में भी था ये। तो आर नेशनल मूवमेंट हैड प्रॉमिस्ड लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल एज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। इनफैक्ट नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस in 1920 प्रिंसिपल्स वाज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ। तो जो है प्रॉमिस किया गया था दैट आफ्टर हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बनाई जाएगी। बट जैसे कि आपको पता है थिंग्स कैसे हो गई थी इंडिपेंडेंस के बाद, हमें पार्टीशन हम वी सॉ, तो लीडर्स ने ऐसा सोचा था कि अभी एकदम से अगर हम ये करेंगे तो शायद और डिस्ट्रप्शन होगा, तो उन्होंने सोचा था कि इस इशू को अभी हम पोस्टपोन कर देते हैं। बट धीरे धीरे प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे विशाल आंध्रा मूवमेंट था, एंड तभी से जो है हमारी कंट्री के लीडर्स ने डिसाइड करा दैट नाउ वी नीड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो इस सब के ऊपर जो ध्यान देगी। एंड फाइनली जो है हमारी सबसे पहले आंध्रा स्टेट जो है बन जाती है इन दिसंबर 1952। मैं अभी आपको बस ओवरव्यू से बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी चैप्टर तो हमने पढ़ ही रखा है। तो फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश स्पर्ड द स्ट्रगल फॉर मेकिंग अदर स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दीज स्ट्रगल्स फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि आंध्र प्रदेश के बाद ना और भी बहुत जगह प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट करी कमीशन 1953 में इस वाले मैटर को देखने के लिए, ठीक है। अगला चैप्टर आ जाता है अब हमारा गाइस चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर ये स्टार्ट होता है, हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द फर्स्ट एंड सेकंड प्लान। तो फर्स्ट एंड सेकंड प्लान कैन बी कॉल्ड द फर्स्ट डिकेड ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। फर्स्ट डिकेड ही था हमारे प्लान्स करने में। इट बिगेन विद फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 में स्टार्ट हुआ था, सेकंड प्लान 61 में हुआ। ड्यूरिंग द डिकेड देयर वाज रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एक्सप्लेन एनी 2 लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। 2 टाइप के जो मेजर लैंड रिफॉर्म्स हुए थे वो था इकोनॉमिकल में, एक आता है जमींदारी सिस्टम को एंड कर दिया गया था, ठीक है, और कंसोलिडेशन ऑफ लैंड बाय ब्रिंगिंग स्मॉल पीसेज ऑफ लैंड टुगेदर इन द वन प्लेस। गिव एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग एनडीसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो याद रखना। तो 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या नीति आयोग के, टू हार्मोनाइज the internals or material security and economic policy, to prepare strategic and long term framework of policy and program to cope up with pressing challenges of development in the 21st century। कोई भी जो आपको इजी लग रहा हो आप लिख सकते हो, ठीक है। What was national why was the National Development Council established, ठीक है। तो NDC या फिर आप कह सकते हो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एस्टैब्लिश हुई थी 6 अगस्त 1952 को बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। NDC एंड इसका डेवलपमेंट पढ़ते हैं। इट्स फर्स्ट चेयरमैन कौन थे,
इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे हमारे एनडीसी के? टू सिक्योर कॉपरेशन ऑफ द स्टेट्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। ठीक है, कि जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है प्लान्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उसमें स्टेट्स का कॉपरेशन हो। स्ट्रेंथन एंड मोबिलाइज द एफर्ट एंड रिसोर्सेज ऑफ द नेशन। जितनी भी नेशन की रिसोर्सेज हैं वो अच्छे तरीके से मोबिलाइज, मतलब ऐसा ना हो कि कोई एक स्टेट है वहाँ सब रिसोर्सेज डेवलपमेंट आते दूसरे में ना है। टू प्रोटेक्ट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज के प्रोटेक्शन के लिए। टू इंश्योर बैलेंस एंड रैपिड डेवलपमेंट, बैलेंस डेवलपमेंट, ऐसा नहीं हमारा कोई राज्य ज़्यादा डेवलप हो जाए कोई ना हो। टू इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल, ठीक है। टू इंक्रीज पर कैपिटा इनकम। फंक्शंस क्या है एनडीसी के? तो एनसीसी गाइडलाइंस बनाती है नेशनल प्लान्स के लिए। टू कंसिडर नेशनल प्लान एज फॉर्मुलेटेड बाय द योजना आयोग, जो प्लान बना है उसको देखना। टू मेक एन असेसमेंट ऑफ द रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, जो रिसोर्सेज चाहिए प्लान को इम्प्लीमेंट के लिए वो देखना। टू कंसिडर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी इफेक्टिव नेशनल डेवलपमेंट, तो जो भी पॉलिसी बनी है उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ देखना। टू रिव्यू वर्किंग ऑफ प्लान, भाई प्लान सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टू रिकमेंड मेजर फॉर अचीवमेंट ऑफ एम्स एंड टारगेट, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव आप कोई भी लर्न कर सकते हो, कम से कम 5 कर लेना, ठीक है। व्हाई वाज नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूटेड? तो नीति आयोग स्टैंड्स फॉर, एन फॉर नीति, यानी कि एन से आता है नेशनल, आई से आता है इंस्टीट्यूशन, टी से आता है ट्रांसफॉर्मिंग एंड देन आई से आता है इंडिया, ठीक है। तो नीति आयोग स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आई मिसिंग है, सॉरी, तो आप उसको चेक कर सकते हो। तो नीति आयोग वॉज फॉर्म बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट ऑन 1 जनवरी 2015, ठीक है। इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नीड फॉर एस्टैब्लिशमेंट क्या थी नीति आयोग की? देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमीशन बनी थी बेस्ड ऑन द सोशलिस्टिक मॉडल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। बट जैसे जैसे अब समय बदल रहा है, अब ग्लोबलाइजेशन का एरा आ चुका है, हम 21st सेंचुरी में हैं, तो योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन आप कुछ भी कह सकते हो, इट वॉज बिकमिंग इनइफेक्टिव और इरेलीवेंट, और वो प्रेजेंट चैलेंजेस को फेस नहीं कर मतलब कि उसके लिए हमें चेंजेस की ज़रूरत थी। बहुत नए नए टाइप के चैलेंजेस आज के समय में हमारी कंट्री को देखने पड़ते हैं। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट आसपास में सब कुछ बदल चुका है। नाउ इंडिया हैज़ स्ट्राइव टू बिकम अ डेवलप नेशन। अब हमें अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली है, अब हमें डेवलप नेशन बनना है। हेंस ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑन 15 अगस्त 2014 आवर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी talked about the abolition of the planning commission and नीति आयोग वो constituted in the place of planning commission of 1 जनवरी 2015। ऑब्जेक्टिव्स क्या है नीति आयोग के, ये पूरा आप रीड कर लीजिएगा, ज़रूरी है, आपको एग्जाम में नीति आयोग पे क्वेश्चन आ सकता है। कॉम्पोजिशन क्या होती है नीति आयोग की? चेयरमैन होते हैं, ठीक है। जो चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरमैन सीईओ, चीफ मिनिस्टर्स सभी स्टेट्स के, चीफ मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटर्स यूनियन टेरिटरीज के, फुल टाइम मेंबर, पार्ट टाइम मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर, ठीक है। अभी नेक्स्ट गिव एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेकंड 5-year प्लान। तो सेकंड 5-year प्लान का ऑब्जेक्टिव तो भाई रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था और नेशनल इनकम इंक्रीज करना, लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज करना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट पॉलिटिक्स? तो ये तो मैंने आपको बहुत बार समझाया गाइस कि हम पॉलिटिकल साइंस को लेफ्ट एंड राइट का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो लेफ्ट सिग्निफाइज वो पार्टीज या वो ग्रुप दोज हु आर इन फेवर ऑफ पुअर एंड डाउनट्रोडन सोसाइटीज। दीज पार्टीज फेवर द गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द बेनिफिट ऑफ सेक्शन, वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट को अच्छा रोल निभाना चाहिए पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए, डाउनट्रोडन सेक्शन के लिए। ऑन द अदर हैंड राइट सिग्निफाइड दैट दोज पार्टीज विच फेवर फ्री कॉम्पिटिशन मार्केट इकोनॉमी। राइट वाले कहते हैं कि फ्री कॉम्पिटिशन मार्केट इकोनॉमी पे ज़्यादा जो है एक हमारी। ओके गाइस, अब पढ़ते हैं अपना 4th चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या नहीं अभी हमारी 3rd चैप्टर है इंडिया फॉरेन पॉलिसी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नॉन अलाइनमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी? तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट मतलब था दैट इंडिया रिमेन इंडिपेंडेंट, इंडिया कोई भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा, ना ही यूएसएसआर के ग्रुप को, ना ही यूएसए के ग्रुप को, ठीक है। इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इज अ पॉजिटिव वन। इंडिया वांट्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न आइडियोलॉजीज, ठीक है। डिस्क्राइब द इंडिया चाइना रिलेशनशिप फ्रॉम 1947 to 62। तो आफ्टर चाइनीज रेवोल्यूशन इन 1949 इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट चाइना। जब चाइना ने एनेक्स करा था तिब्बत को, तो बोथ कंट्रीज डेवलप सम डिफरेंसेस, उसके बाद से डिफरेंसेस स्टार्ट हो गए थे। 1954 में जॉइंट इनिशिएशन ऑफ पंचशील वॉज मेड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जोहू एनलाई। 1954 में इंडिया गेव पॉलिटिकल असाइलम टू दलाई लामा एंड दिस अनॉयड चाइना। 62 में चाइना इन्वेडेड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ कंट्रीज गॉट स्ट्रेन, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्ट में बताया गया, लॉन्ग में आएगा तो आप लॉन्ग के हिसाब से लिखना। इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ चाइनीज इन्वेजन ऑफ 1962 इंटेंडिंग इंडियाज इमेज एट होम एंड अब्रॉड। तो हमें क्या क्या फेस करना पड़ा था चाइना अटैक की वजह से? तो चाइनीज इन्वेजन 1962 की वजह से जो है हमें इंडियंस को अप्रोच करना पड़ा था अमेरिका और ब्रिटिश फॉर मिलिट्री इंसिस्टेंस ऑल्सो, ठीक है। ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट सोवियत यूनियन रिमेन न्यूट्रल। सोवियत यूनियन उस समय पे हमारा बहुत अच्छा दोस्त है सोवियत यूनियन, तब भी मतलब
तब सोवियत यूनियन था, अब रशिया है, बट उस समय पे वो न्यूट्रल रहता है क्योंकि चाइना की बात थी, ठीक है। नो डाउट इट इंड्यूस्ड अ सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन, हम मतलब एक तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो हम हार गए थे, तो इट वाज सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन ऑल्सो। ऑन द अदर हैंड इट ऑल्सो स्ट्रेंथेंड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म अमंग इंडियंस, हमारे देश के लिए नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत इंडियंस में इंक्रीज हो गई थी। सम ऑफ द टॉप आर्मी कॉमरेड्स ईदर रिजाइंड और रिटायर्ड। द डिफेंस मिनिस्टर जो वी कृष्णा मेनन थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था अपना। अ नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज मूव्ड अगेंस्ट गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। नेहरूज ओन स्टैचर सफर्ड अ लॉट एज ही वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी पे आते हैं। विच टू ऑब्जेक्टिव जवाहरलाल नेहरू विशेस टू अचीव थ्रू द स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट? टू प्रिजर्व सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंचशील? तो पंचशील रेफर टू द 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस साइड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1954। सजेस्ट एनी टू मेजर टू हैव गुड रिलेशन विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। कल्चरल गिव एंड टेक रिलेशनशिप शुड बी appreciable. What was Shimla Agreement? Name its signatories. The Shimla Agreement is the agreement signed between India and Pakistan to stop the war between the two countries in 1972. Its main signatories are Mrs. Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, मेंशन द कॉजेज ऑफ कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बस एक लाइन में बताना है, तो आपको बताना होगा जो हमारे 4 एरियाज को ऑक्यूपाई कर लिया था मुजाहिदीन्स ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड दलाई लामा सीक रेफ्यूजी इन इंडिया? तो व्हेन चाइना एनेक्स्ड तिब्बत एंड ट्राइड टू सप्रेस इट्स कल्चर, द तिबेटियंस रिबेल्ड इन रिटर्न, चाइनीज फोर्सेस क्रश्ड द रिबेलियन एंड उस समय पे जो है दलाई लामा फ्ली टू इंडिया टू सीक रेफ्यूजी। एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय इंडिया मैनिफेस्टिंग एन एफ्रो एशियन यूनिटी, ठीक है। तो एफ्रो एशियन यूनिटी विद इंडिया कैन बी अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग वेज। तो ड्यू टू इंडिया साइज, लोकेशन एंड पावर पोटेंशियल, नेहरू ड्रीम्ड ऑफ अ मेजर रोल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स स्पेशली इन एशिया, ठीक है। नेहरू पावर पोटेंशियल को देखते हुए नेहरू ड्रीम्ड ऑफ अ मेजर रोल फॉर इंडिया world affairs especially in Asia. Under Nehru's leadership, India made contact with other newly emerged independent nations of Asia and Africa. During the 1940s or 50s, Nehru advocated with great enthusiasm to support Asian unity. उन्होंने कहा कि हम एशिया की यूनिटी को बढ़ाते हैं rather than USA और USSR, हम लोग जो है कोल्ड वॉर के बीच में पड़े, एशियन यूनिटी को बढ़ाना चाहिए। अंडर हिज लीडरशिप इंडिया होस्टेड एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947, 5 months before India's independence. India even made efforts to support liberation movements in Indonesia to free it from the clutches of Dutch colonial rule by convening an international conference in 1949. Afro-Asian meeting held in Indonesian city of Bandung in 1955, commonly known as the Bandung Conference. It was watershed in India's engagement with newly liberated nations of Asia and Africa. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। What was Tibet issue? How did India help Tibetan migrants to settle down? तो पूरा इशू गिवन है, कैसे सेटल डाउन होते हैं, यू कैन रीड इट। अभी पूरा हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में नहीं समझे बिकॉज देयर आर 53 स्लाइड्स है और आई वांट कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ जाए। चैप्टर हमने पढ़ रखा है, आपके सभी क्वेश्चन को इनको रीड करो, आपको पूरा रिविजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम अपना पार्टीज एंड ओके अब आते हैं गाइस हम अपने अगले चैप्टर में पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चैलेंजेस वर फेस बाय इंडिया बिटवीन 1964 टू 66 ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी? तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए थे, इंडो चाइना वॉर की वजह से, फिर इंडो पाक वॉर हुआ, फेल्ड मॉनसून ड्रॉट, सीरियस फूड क्राइसिस, ये सब ग्रेव चैलेंजेस थे हमारे सामने। व्हाट डज द वर्ड पॉलिटिकल अर्थक्वेक सिग्निफाइज इन इंडियन पॉलिटिक्स? तो पॉलिटिक अर्थक्वेक मतलब है वो इलेक्टोरल अर्थक्वेक जो 4th जनरल इलेक्शन में आता है 1967 में, विच जोल्टेड कांग्रेस एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल। कांग्रेस डिड मैनेज टू गेट अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा बट विद लोएस्ट टेली एवर। हाफ ऑफ द मिनिस्टर्स इन द इंदिरा गांधी कैबिनेट वर डिफीटेड, ठीक है। फैक्टर्स व्हिच लेड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन 1970s। संयुक्त विधायक दल, व्हाट वाज इट्स रोल इन फॉर्मेशन ऑफ कोalition? तो SVD was formed in Bihar by coalition of SSP, PSP, CPS and Jana Sangh to oppose Congress. The formation of SVD led to the foundation for formation of coalition government in the country, both at central and state level. ठीक है। Why does the term syndicate mean in the context of Congress party? तो syndicate refer to a group of popular और influential leaders जो थे कांग्रेस के, उनको syndicate बोला जाता है, ठीक है। तो syndicate का रोल तो आपको पता ही है, तो पूरा आप इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। What was संयुक्त विधायक दल? तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। What was the status of SVD in the new era of coalition? तो इलेक्शन ऑफ 1967 में brought the coalitions when no single party got the majority and joint legislative parties called Samyukt Vidhayak Dal came together to form government to support non-Congress government. SVD government in Bihar includes 2 socialistic party SSP and PSP along with CPS on left and Jana Sangh on right. In Punjab it was called the Popular United Front and compromise. Next पे चलते हैं अब हम next question. Analyze some major factors which led to popularity of Indira Gandhi's government in 1970. तो the 5th general election of लोकसभा जो था वो 1971 में हुआ था। द इलेक्टोरल कॉन्सेंट
appeared to be loaded against Congress R. Congress R के खिलाफ लग रहा था. After all, the new Congress was just one faction, already weak party. Everyone believed that the real organization strength of the Congress party was command of the Congress O. सबको लग रहा था कि यानी कि कांग्रेस O जीतेगा. To make matter worse, Indira Gandhi, all the major non-communist, non-Congress opposition parties formed electoral alliance known as Grand Alliance. और साथ ही के साथ Grand Alliance बन गया था. Yet the new Congress had something that big opponents lacked. But फिर भी new Congress के पास कुछ था जो big opponents पे क्या था, वो था एक issue और एक agenda और एक positive slogan. The Grand Alliance did not have a political program. Indira Gandhi said that the opposition alliance had only one program, that was Indira हटाओ. क्योंकि Grand Alliance का एक उन्होंने क्या कहा था कि उन्हें की बस ये था इंदिरा हटाओ. इन कंट्रास्ट उन्होंने एक बहुत ही पॉजिटिव स्लोगन दिया था, वो था गरीबी हटाओ. पॉइंट है. वहीं पे इंदिरा गांधी ने फोकस करा था ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर, इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स. उन्होंने गरीबी हटाने के लिए फोकस करा था. सून आफ्टर 1971 लोकसभा इलेक्शन अ मेजर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री क्राइसिस ब्रोक आउट इन ईस्ट पाकिस्तान, और उसमें जो है हमारी कंट्री जीत गई थी. तो ये सब इवेंट्स जो है ना इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी को भी बहुत ऐड करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाईलाइट एनी टू रीजन दैट यू थिंक माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्लिट इन द कांग्रेस. ठीक है, तो जो संजीवा रेड्डी का नॉमिनेशन वाला है वो पहला दूसरा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से स्प्लिट हुआ था कांग्रेस. ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना ये अगले चैप्टर का आ गया है. यहाँ पे 2 लेसन्स लर्न फ्रॉम द इमरजेंसी, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, the issue of Indira versus Syndicate, what type of challenges does the issue put before Indira Gandhi? 6 मार्कर है ये, तो प्रीवियस ईयर होगा ये कोई. तो रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम नॉट ओनली फ्रॉम द ऑपोजिशन बट फ्रॉम हर ओन पार्टी. उन्हें अपनी पार्टी से भी ऑपोजिशन झेलना पड़ा था. इंदिरा गांधी हैड टू डील विद सिंडिकेट, अ ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर विद इन द कांग्रेस. सिंडिकेट हैड प्लेड अ रोल इन इंस्टॉलेशन ऑफ इंदिरा गांधी एज द प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी इंस्टॉलेशन में भी यानी कि उनको जो है उनको पोस्ट दिलाने में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा था. चैलेंजेस जो इंदिरा गांधी ने फेस करे, शी नीडेड टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस फ्रॉम सिंडिकेट. शी नीडेड टू वर्क टू रीगेन द ग्राउंड जो कांग्रेस लूज कर चुका था 1967 के इलेक्शन में. इंदिरा गांधी adopted a very bold strategy. She converted a simple power struggle into a logical struggle. She launched a series of initiative and a 10 point program. ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द वन पार्टी डोमिनेंस एंड वन पार्टी सिस्टम. तो देखो, वन पार्टी डोमिनेंस रेफर टू रिप्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ पॉपुलर कंसेंसस अलॉन्ग विद फ्री एंड फेयर इलेक्शन. जो हमारी कंट्री में हुआ था, हमारी कंट्री में वन पार्टी डोमिनेंस चला था, वन पार्टी सिस्टम नहीं आया था. हमारी कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के बाद जो है कांग्रेस जो है पावर में आ रही थी. कई कंट्रीज वन पार्टी सिस्टम होती है, जैसे यूएसएसआर था, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही अलाउड थी. ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. तो यहाँ पे इसको हमने पढ़ लिया. अगला क्वेश्चन, व्हेन एंड व्हाई वाज द इलेक्टोरल वोटिंग मशीन इंक्लूडेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम जो है यूज हुआ था 1990 में फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर मोर एक्यूरेसी एंड फेयर डीलिंग व्हाइल काउंटिंग एज वेल एज इट हेल्प्स टू चेक बूथ कैप्चरिंग एंड अदर मैल प्रैक्टिसेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेक्शन इन टर्म्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स? डिस्क्राइब एनी 2 मेरिट्स ऑफ डिफेक्शन. तो यहाँ पे गिवन है अभी जो है when an electing public representative leaves his political party and join another party due to personal political differences, तो इसको कहते हैं हम डिफेक्शन. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. Analyze 4 factors that led the Congress Party to a spectacular win in 1971. तो वही ग्रैंड अलायंस का स्लोगो उन्होंने अच्छा नहीं बनाया था. उनका फोकस बस ये था रिमूव इंदिरा या फिर इंदिरा हटाओ, और इंदिरा गांधी ने बहुत पॉजिटिव स्लोगन दिया था रिमूव पॉवर्टी वाला. उसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर देना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस. इसमें तो एडेड टॉपिक भी है गाइस. तो इसके जो ज़्यादातर क्वेश्चन है मैंने बहुत सारे ना आपके जो स्टडी मटेरियल होते हैं उसमें से ऐड करें. तो एक्सप्लेन द 3 पिलर्स ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म. तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म मतलब क्या है? प्राइमेसी ऑफ होल नॉट पार्ट, सुप्रीमेसी ऑफ धर्म, ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी. ठीक है, अब इसको आपको एक्सप्लेन भी करना है. तो हमारे जो एडेड टॉपिक है उसमें हमने ये पढ़ लिया है. मेंशन सेलियंट फीचर्स ऑफ थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज. तो ये 1990 में शुरू हुई थी इन द एरा ऑफ एलपीसी. इट रिप्रेजेंट कॉम्पिटेटिव इलेक्टोरल मार्केट. इट गिव प्रेफरेंसेज ऑन सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट. इट मेक्स 3 शिफ्ट इन इंडियाज इलेक्टोरल मार्केट फ्रॉम स्टेट टू मार्केट, फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस, फ्रॉम स्टेट एज अ कंट्रोलर टू स्टेट एज अ फैसिलिटेटर. अब अगर आपको ये कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो इसकी वीडियो लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द पिलर्स ऑफ भुर्जा राजनीति. तो ये आप इसको रीड कर सकते हैं, आइडियोलॉजी है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है. ठीक है, रीजंस फॉर इम्पोजिंग इमरजेंसी इन इंडिया ऑन 25 जून 1975 आर. ठीक है, इंदिरा गांधीज इलेक्शन टू लोकसभा वाज डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट. इट मेंट दैट लीगली शी वाज नो लॉन्गर एन एमपी एंड देयरफॉर कुड नॉट रिमेन पीएम unless she was once again elected as MP within 6 months. But on June 24th, Supreme Court granted a partial stay on the High Court order. Till the time her appeal was decided, she could remain an MP but could not take part in the proceedings of Lok Sabha. Opposition parties under Jai Prakash Narayan demanded Indira Gandhi's resignation. ठीक है, Jai Prakash Narayan asked army police government employees not to obey orders of the government. He called for a total revolution and became the symbol for opposition of emergency.
ठीक है। इन जनवरी 1974 स्टूडेंट्स ऑफ गुजरात स्टार्टेड एन एगिटेशन अगेंस्ट विच 2 मेजर प्रॉब्लम्स, आपको ये बताना है। तो राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन, कुकिंग ऑयल एंड अदर एसेंशियल के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ ये स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 1977 इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम सॉ द ऑपोजिशन कमिंग इनटू पावर एट द सेंटर, व्हाट वुड यू कंसिडर एज द रीजन। तो 1977 के इलेक्शन में ऑपोजिशन पावर में आया तो उसका आपको रीजन बताना है, ठीक है। तो आप इसको रीड करोगा इस सारे पॉइंट्स को। 1977 के इलेक्शन वर इवोक्ड एज अ shock to everyone as Congress party was defeated for the first time. Opposition adopted the slogan "Save Democracy" against the imposition of emergency earlier. ऑपोजिशन कैंपेन नॉन डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ द रूल विच प्रोवाइडेड वेरियस एक्सेस, तो पूरा का पूरा उन्होंने शो करा कि किस तरीके से इमरजेंसी में एक्सेस हुआ था। ऑपोजिशन पार्टी हाईलाइटेड द प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्रेस सेंसरशिप टू फेवर पब्लिक ओपिनियन। जनता पार्टी ऑल्सो इंश्योर्ड नॉट टू डिवाइड नॉन कांग्रेस वोट्स, ठीक है। मिडिल सेक्शन ऑफ द नॉर्थ इंडिया वॉज मूविंग अवे फ्रॉम कांग्रेस for whom Janata Party became a platform. Hence, election of 1977 emerged many other factors instead of about emergency only. ठीक है. Who led a People's March to Parliament in 1975? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण was the leader who led People's March to Parliament. This was one of the largest political rallies ever held in the capital during those time, उस जमाने में. What factors led to the crisis of democratic order in India? तो भाई emergency impose होना, party competition, relation between government and judiciary tense हो गया था इसलिए. What do you understand by democratic upsurge? Describe about various upsurges in India. तो 1, 2, 3 upsurge added topic में से आपको ये क्वेश्चन रीड कर लेना है, शॉर्ट में आ सकता है एग्जाम में. Indira Gandhi was left with no option except to impose emergency. Analyze 3 reasons for imposing emergency. 3 reason बताइए emergency impose करने के. तो emergency वो respond to the petition filed by Raj Narayan to declare Indira Gandhi's election invalid. On June 25, 1975, the government declared that the threat of internal disturbances to invoke Article 352 of Constitution. Article 352 can declare emergency on ground of either internal or external disturbances. The government decided a grave crisis to be arisen to proclaim emergency to bring law and order, restore efficiency and implement pro-poor welfare program. President उस समय में proclaimed emergency which became the most controversial episode in Indian politics. Power politics became personalized and gave governmental authority was converted into personalization. ठीक है. Role of लोकनायक जयप्रकाश नारायण in Indian politics. तो आपको पूरा का पूरा जयप्रकाश नारायण जी का रोल बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए और इसको आप समझ लेना। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप ज़रूर से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द नक्सलाइट मूवमेंट, डिस्क्राइब इट्स ट्रू आउटकम। तो नक्सलाइट मूवमेंट रेफर टू द मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट एग्रीकल्चर वर्कर्स ऑफ आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड एडजॉइनिंग एरियाज। दे ऑर्गेनाइज मासिव एगिटेशन अगेंस्ट इकोनॉमिक इनजस्टिस एंड इक्वालिटी एंड डिमांडेड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द कल्टिवेटर्स। 2 आउटकम्स क्या हुए? नक्सलाइट मूवमेंट आर्ग्यू दैट द डेमोक्रेसी इन इंडिया वाज अ शेम एंड डिसाइडेड टू अडॉप्ट द स्ट्रैटेजी ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है। तो ये नक्सलाइट मूवमेंट आप चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एनालाइज 4 इश्यूज दैट लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आपको प्रिपेयर करना है गाइस। ये आप देख सकते हो, मैं पूरा क्वेश्चन आपको रीड करके नहीं बता रही हूँ, आपको पूरा ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एनालाइज 3 लेसन्स लर्न फ्रॉम द इमरजेंसी। तो द इमरजेंसी ऑफ 1975 से हमने बहुत सारे लेसन्स लर्न करे थे। पहला, जो हमारी वीकनेस और स्ट्रेंथ थी डेमोक्रेसी की, वो हमने जानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी। क्वेश्चन, एक्सप्लेन 3 आउटकम्स ऑफ लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1977। तो ये पूरा आउटकम्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, डिस्क्राइब वेरियस इशूज रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975। तो वेरियस इशू क्या है, पढ़ते हैं। वेरियस इशू रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975 आर एज फॉलोज। देयर वर अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल वर्कर्स एंड अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस। Emergency directly affected the lives of common people. Fundamental rights were suspended. Torture and custodial deaths occurred. Emergency and arbitrary regulation of poor people also took place. Constitution simply mentioned internal disturbances as the reason for declaring emergency. Before 1975, emergency was never proclaimed on this ground. Although तो क्या कहा गया था, इमरजेंसी क्यों लग रही है? क्योंकि बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है, एगिटेशन हो रहा है, इसलिए डेमोक्रेसी की गुड नहीं है, इसलिए। सपोर्टर्स ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट इन अ डेमोक्रेसी वन कैन नॉट कंटिन्यूसली हैव एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स टारगेटिंग द गवर्नमेंट। दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी एंड डिस्ट्रैक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इट्स रूटीन टास्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा। नेक्स्ट चैप्टर आ गया गाइस, रीजनल एस्पिरेशंस। तो इसके क्वेश्चन में आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ कौन कौन से। पहला, डिस्क्राइब राजीव गांधी लोंगवेल अकॉर्ड, जो है पूरा आपको बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए आपके एग्जाम में,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द आउटकम ऑफ द असम अकॉर्ड 1985। तो अकॉर्डिंग टू असम अकॉर्ड 1985, दोज फॉरेनर्स हु माइग्रेटेड इनटू असम ड्यूरिंग एंड आफ्टर बांग्लादेश वॉर एंड सिंस वर टू बी आइडेंटिफाइड एंड डिपोर्टेड। ठीक है। ऑल रीजनल मूवमेंट्स नीड नॉट टू लीड टू द सेपरेटिस्ट डिमांड। हर एक रीजनल मूवमेंट सेपरेटिस्ट डिमांड के लिए नहीं था, उसमें आपको ये असम वाला एग्जाम्पल पूरा का पूरा लिखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, नेम द 4 कंट्रीज विद विच द नॉर्थ ईस्ट शेयर इट्स बॉर्डर। तो चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ विच रिलीजन आर देयर इन कश्मीर एंड लद्दाख। तो इस्लाम इन कश्मीर, बुद्धिस्ट इन लद्दाख। हु वर फ्लश्ड आउट फ्रॉम द रिलीजियस प्रेमिसेस ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो आर्म मिलिटेंट्स वर फ्लश्ड आउट। व्हेन वाज पंजाब एग्रीमेंट अकॉर्ड डन एंड बिटवीन हुम। तो जुलाई 1985। अकाली चीफ हरचंद सिंह लोंगोवाल एंड राजीव गांधी। ठीक है। अभी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, विच 2 स्टेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ ऑसवेल पंजाब एंड इन विच ईयर। तो 1966 में हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन रीजनलिज्म एंड सेपरेटिज्म। तो रीजनलिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट फोकसेस ऑन द नेशनल और नॉर्मेटिव इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। ठीक है। वेयर सेपरेटिज्म इज द एडवोकेसी और प्रैक्टिस ऑफ सेपरेशन ऑफ सर्टेन ग्रुप पीपल फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, रिलीजन और जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेंट बाय पंजाब अकॉर्ड ऑफ 1985। तो पूरा आपको लिख देना है। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड सेशनिस्ट मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्ट। तो मेन रीजन सेशनिस्ट मूवमेंट का था नॉर्थ ईस्ट में is the isolation of the region and the backwardness of the state compared to other parts. Next question, why and how did Mizo movement for secession gave popular support। तो Mizo movement के बारे में लिख देना है आपको। ठीक है। After तो आइडेंटिफाई 1 सिमिलरिटी एंड 1 डिफरेंस बिटवीन क्राइसिस इन पंजाब एंड असम। तो बोथ इन पंजाब एंड असम क्राइसिस कॉमन फैक्टर वाज रिस्पॉन्डिंग टू रीजनल एस्पिरेशन एज वेल एज फाइंडिंग सॉल्यूशन थ्रू डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन। द अनकॉमन एस्पेक्ट इन बोथ दीज वाज दैट इन पंजाब क्राइसिस द फोकस वाज ऑन द डिमांड ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी फॉर द रीजन, वेयर एज इन द असम क्राइसिस द मूवमेंट वाज अगेंस्ट आउटसाइडर दैट वाज फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब असम मूवमेंट अगेंस्ट द आउटसाइडर। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये फिर भी आपको ना लॉन्ग में बताना है। ठीक है। तो पूरा का पूरा मूवमेंट्स एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ आता है हमारा लास्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये तो सब ये यहाँ पे मैंने ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हीं को इंक्लूड करे, इसलिए मैंने इनको रीड करके समझाया नहीं है। चैप्टर में मैंने आपको सब समझाया सो दैट आप लास्ट मोमेंट पे आपको पता हो कि इन एरियाज को जरूर आपको प्रिपेयर करना है। 2 फीचर्स ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट क्या होते हैं। तो जब कोई भी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं जीती है तो 2 से 3 पार्टीज आके कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है। वेरियस स्मॉल पार्टीज क्रूशल रोल यहाँ पे परफॉर्म करती है। पोजीशन ऑफ हेड गवर्नमेंट यूजुअली रिमेन्स वीक एज ही और शी हैज टू अपीज ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन एंड व्हाई डिड द लॉन्ग फेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स बिगिन इन इंडिया। तो 1989 से स्टार्ट हो जाता है। आप पूरा इसको रीड कर लीजिए क्यों होता है। ठीक है। एसेस द इम्पैक्ट ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट ऑन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये पूरा भी आप देख सकते हो कोलिशन पॉलिटिक्स का कि क्या इंपैक्ट पड़ा था हमारी कंट्री पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट वाज मंडल कमीशन, डिस्क्राइब्स इट्स रिकमेंडेशन। तो मंडल कमीशन को गाइस आपको प्रिपेयर करना है। दिस इज द आंसर, पूरा का पूरा मंडल कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना है वो है, डिस्क्राइब एनी 2 डेवलपमेंट विटनेस बाय इंडिया आफ्टर द 1990। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, मंडल इशू, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। ठीक है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आप लोगों को NDA 3 एंड NDA 4 के रोल के बारे में बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है गाइज ये यहाँ पे थोड़ा ना रीडेबल फॉर्म में नहीं है, तो इसको मैं पिन कर दूंगी पिन कमेंट में। ठीक है। तो NDA आपको बिल्कुल याद रखना है इस चैप्टर में, और जो स्कीम्स लॉन्च करी गई है बाय द NDA गवर्नमेंट। ओके गाइस, तो विद दिस हमने इस बुक के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चेक कर लिया है। अभी जो है वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट मैप, सोर्स बेस और कार्टून क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, तो उनका एक 1 शॉट आएगा। तो अभी आई एम गोइंग, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। आप इन क्वेश्चंस को जरूर से प्रिपेयर कर लेना। कोई अगर क्वेश्चन जिसका आपको आंसर बोर्ड पे विजिबल नहीं था तो उसके लिए मैं आपके रेलेवेंस के लिए जो है, जैसे जो कुछ लास्ट चैप्टर के जो आंसर्स थे अगर वो विजिबल नहीं थे आपको तो उनको मैं पिन कमेंट में पिन कर दूंगी। कोई और क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो। विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। बुक 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं तो उनको भी आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।